राजस्थान की सबसे बड़ी वैकेंसी चतुर्श्रेणी कर्मचारी का जो सितंबर में पेपर होने वाला है, आपका किसी भी शिफ्ट में आ जाए पेपर, किसी भी दिन में आए, आपको 100% इस एक वीडियो से सवाल देखने को ज़रूर मिलेंगे ही मिलेंगे। क्योंकि ये एरे गेरे क्वेश्चन नहीं उठा के लाया हूँ, मैं वो क्वेश्चन बताने वाला हूँ जो खुद आलोक राज साहब ने कर्मचारी चयन बोर्ड से लिखवाए हैं, जो आपके हर पेपर में रिपीट हो रहे हैं, वो क्वेश्चन हम देखने वाले हैं। तो इसलिए इस वीडियो को पूरा सही से देखना, कॉपी पेन लेकर बैठना और सबको नोट डाउन करना, नहीं तो वीडियो को 3 से 4 बार देखना और फिर एग्ज़ाम देने के बाद खुद वापस इस वीडियो पर आके कमेंट करके बताना कि जो भी लोग कोर्स खरीद रहे थे इधर उधर के, वो सब हार गए हैं और आपके इस एक वीडियो से, एक फ्री वीडियो से इतने सारे क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे आपको। तो शुरू करते हैं। देखो, पहला ही सवाल आपको दिया गया है, सूचना का अधिकार अधिनियम से रिलेटेड ये सवाल आने के चांसेस कम हैं, ठीक है, पर फिर भी इसके बारे में अगर थोड़ी सी जानकारी आपको रखनी चाहिए, क्योंकि बाय चांस अगर ये आ जाए, क्योंकि ये आपके आरएस प्री का 2018 के पेपर में आया हुआ सवाल है, सीईटी के ग्रेजुएशन लेवल में आया हुआ सवाल है, और साथ में आपके ये जो जेल प्रेरी का 10th लेवल का ही है जो कर्मचारी चयन बोर्ड ने बनाया है, उसी के ऊपर भी सवाल आया है। तो देखें आप, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 आरटीआई का जो अधिनियम है, राइट टू इंफॉर्मेशन, प्रत्येक सार्वजनिक प्राधिकरण के कामकाज में निम्नलिखित में से किस गुण को बढ़ावा देने का प्रयास करता है। इस सवाल का जवाब आप अगर सही कर देते, अगर आपने पुराने साल के ये क्वेश्चन पेपर किए होते, तो जैसे आप देखो आरएस प्री का 2018 का सवाल कि निम्नलिखित में से शब्दावली सूचना अधिनियम 2005 की प्रस्तावना में निम्नलिखित है, तो आपको देखना है कि भाई सूचना की पारदर्शिता है, सूचना का रहस्य उद्घाटन है, सूचना की नागरिकता है, लोकतांत्रिक आदर्श की सर्वोपरि है। 4 ऑप्शन में से कौन से सही हैं? ये चारों के चारों ही आपके सही है, ये चारों कूट आपका सही है। दूसरा, अगर आपने सीईटी का 8 जनवरी 2023 का पेपर किया होता शिफ्ट 2 का, तो भी आप इस सवाल का सही जवाब दे देते कि सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 का उद्देश्य प्रशासन में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व लाना है। प्रशासन के अंदर पारदर्शिता, ये आगे आपका पारदर्शिता वर्ड याद रखना, यही है इसका आंसर। अरुणा राय ने उस आंदोलन का नेतृत्व किया जिसने सूचना के अधिकार अधिनियम के अधिनियमित होने का मार्ग प्रशस्त किया है। बिल्कुल, ये दोनों ही कथन सही है, पर आपको याद रखना है सिंपल सा कि पारदर्शिता इसमें राइट होगा। इस सवाल के आने के चांस 4th ग्रेड में कम है, पर फिर भी इसको याद रखना। ये सवाल आप इसको रट के चले जाना, क्योंकि ये साइंस के अंदर सवाल पूछने वाला है आपसे एग्जाम में। 4th ग्रेड की कोई ना कोई शिफ्ट के अंदर ये सवाल 100% आने ही वाला है। और ये आपके पीटीटी का जो 2020 का पेपर हुआ था, उसके अंदर भी एक सवाल था कि आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन सा है, ये भी रट लेना। तो आहार नाल का सबसे लंबा भाग है छोटी आंत। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे बड़ी आंत कर देते हैं, गलत है, छोटी आंत इसका राइट उत्तर होगा। सबसे लंबा भाग है छोटी आंत, क्योंकि वो इतनी ज्यादा अंदर इस तरीके से लंबी होती है कि आप इसको बाहर निकालेंगे तो एक पूरा टेबल टेनिस को ढक लेगा, ठीक है। सवाल देखो आप, मानव शरीर में बड़ी आंत का कार्य है, ये बच्चों का सवाल है। आपको पता है कि 10वीं की एनसीईआरटी से उठाया हुआ सवाल है, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड एनसीईआरटी से ही साइंस के सवाल देता है। तो देखें इसका जवाब, क्या इसमें कार्बोहाइड्रेट को बचाना है? बिल्कुल भी नहीं है। पचे हुए भोजन के सभी पोषक तत्वों को अवशोषित करना, ये भी इसका काम नहीं है, क्योंकि ये छोटी आंत का काम है। पानी और लवणों को अवशोषित करना, बड़ी आंत आते ही दिमाग में आ जाना चाहिए कि ये पानी और लवणों को अवशोषित करती है, उसको ले लेती है, बिना पचे भोजन को बाहर निकाल देती है। क्योंकि आपने जब चित्र भी देखा होगा, ये आपका मुख गुहा है, ये ग्रसनी है, ठीक है। फिर इसके साथ आपका ये आमाशय है, यहाँ पे आपकी छोटी आंत होती है, ठीक है, और इसके ऊपर ही बड़ी आंत होती है। तो यहाँ पे देखें आप, ये बड़ी आंत, जैसे ये अगर आपकी बड़ी आंत है, तो यहाँ पे आपने गुर्दा द्वार देखा होगा, तो यहाँ से आपका मल मूत्र निकल जाता है जो भी आप खाते हैं। तो ये याद रख लेना, इसको रट लेना, 2-3 बार वीडियो देखो, ऑटोमेटिक सब चीजें याद हो जाएगी। अगला सवाल देखें आप, छठा सवाल आपको दिया गया है, इसके अंदर भूकंप तरंगों को मापने के लिए हम वही सवाल कर रहे हैं जो आपके एग्जाम की दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी के फालतू के सवाल अपने हटा दिए हैं। भूकंप तरंगों को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो कौन सा उपकरण का उपयोग किया जाता है? बहुत सारे ये वाला थर्मोमीटर को चुन किया जाता है, कोई बैरोमीटर चुन लेता है। अरे सीधा सीधा भूकंप तरंगों को मापने के लिए सिस्मोग्राफ का उपयोग किया जाता है। किसका किया जाता है? सिस्मोग्राफ का भूकंप तरंगों को मापने के लिए किया जाता है, ये याद रखना आप। और देखो आप, ये सवाल आपके करंट का सवाल था, फिर भी थोड़ा सा देख लें। संशोधित बजट 2024-25 के अनुसार
25 लाख ग्रामीण परिवारों के लिए जल जीवन मिशन पेयजल पर अनुमानित व्यय है कितना खर्च करेगी, तो 15,000 करोड़ खर्च करेगी 25 लाख ग्रामीण परिवारों के लिए जल जीवन मिशन में। ठीक है, ये थोड़ा सा दिमाग में रख लेना, वीडियो को देखते रहो, याद होता रहेगा। और जो मोस्ट इंपोर्टेंट रटना ही रटना है वो तो मैं आपको बता ही रहा हूँ, तो उसको तो आराम से मतलब दिमाग में चिपका लेना, 10 बार 20 बार लिख लेना। भारत का संविधान किसके द्वारा अपनाया गया, याद रखना, संविधान सभा। किसके द्वारा, संविधान सभा के द्वारा। ठीक है, संविधान सभा। भारत का जो संविधान है वो अपनाया गया संविधान सभा के द्वारा। संविधान कब अपनाया गया, बच्चों वाले सवाल पूछे जाएंगे आपसे, 10वीं के लेवल के ही सवाल, तो आप सबको पता है। फिर भी बच्चे इसमें गलती कर देते कि अपनाया गया है, लागू नहीं हुआ है, अपनाया गया है। तो अपनाया गया था आपके 26 नवंबर 1949 को। कब, 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया। 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया। ठीक है, याद रखें, इसमें गलतियां नहीं करनी है आपको, वरना आपको बाद में पछताना पड़ेगा। अगला सवाल आपको दिया है, किसके पास किसी राज्य के राज्यपाल को पद से हटाने की शक्ति है। इंपॉर्टेंट सवाल, किसके पास होगी शक्ति, सिंपल सी, विधानसभा नहीं हटा सकता है राज्यपाल को, मुख्यमंत्री भी नहीं हटा सकता है, सभापति भी नहीं हटा सकता है, राष्ट्रपति ही हटा सकता है राज्यपाल को। ठीक है, अगला सवाल देखें आप, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 600 छक्के लगाने वाला, अरे 600 छक्के कौन लगाएगा, आप सबको पता है कि रोहित शर्मा ही तो लगाएगा, तो रोहित शर्मा इसका राइट उत्तर है। याद रख लेना, 22 फरवरी 2025 तक राजस्थान के महाधिवक्ता कौन है, या फिर आप कह सकते हो कि अभी वर्तमान में भी वही महाधिवक्ता हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, तो श्री राजेंद्र प्रसाद, रट लेना, महाधिवक्ता वर्तमान में कौन है, तो श्री राजेंद्र प्रसाद हैं। कौन से नंबर के महाधिवक्ता हैं, तो 19वें। कौन से हैं, तो 19वें महाधिवक्ता हैं। तीसरा, एक और चीज, 3 बार जो महाधिवक्ता बने, सबसे ज्यादा बार महाधिवक्ता 3 बार बने गए हैं, कौन बना गया है, तो बीपी अग्रवाल। कौन है, बीपी अग्रवाल, रट लेना, 3 बार महाधिवक्ता राजस्थान के कोई रहे हैं तो बीपी अग्रवाल जी हैं। ठीक है, इनकी बीपी बढ़ चुकी है, ये याद रख लें कि 3 बार बन गए, बीपी बढ़ गई है, ऐसे मजाकिया तरीके से। तो महाधिवक्ता आप देखिए, प्रथम महाधिवक्ता कौन है राजस्थान के, अगर ये पूछ ले एग्जाम में कि प्रथम महाधिवक्ता कौन है, तो दिमाग में रख लेना उत्तर, श्री सी सी कासलीवाल। कौन है, कासलीवाल, केजरीवाल नहीं, कासलीवाल। ठीक है, जीसी कासलीवाल, दिमाग में चिपका लेना। कासलीवाल जो है प्रथम महाधिवक्ता हैं, वर्तमान में राजेंद्र प्रसाद हैं 19वें महाधिवक्ता, और 3 बार जो बनने वाले हैं वो बीपी अग्रवाल हैं। इसमें से सवाल आपके परीक्षा में देखने को मिलेगा। किसी जीन का वैकल्पिक रूप जो किसी एक लक्षण को नियंत्रित करता है वो क्या कहलाता है। किसी एक लक्षण को अगर कोई जीन नियंत्रित कर रहा है, बहुत सारे बच्चे आनुवंशिकी करेंगे, गलत है, तो किसी एक गुण को जब आपके लक्षण को नियंत्रित कर रहा है तो वो कहलाता है एलील। क्या कहलाता है, एलील, एक गुण एलील। इसको एक और नाम भी है इसका, इसको कहते हैं युग्म विकल्पी। क्या कहते हैं, युग्म विकल्पी। अगर उत्तर में एलील ना हो तो युग्म विकल्पी उत्तर चुनोगे आप। ठीक है, एलील। और बाय चांस एक लक्षण से ज्यादा दिखा रहा है तो उसके लिए क्या शब्द का इस्तेमाल करोगे। अगर सवाल यह आ गया कि एक लक्षण से ज्यादा आपको नियंत्रित कर रहा है तो उसके लिए आएगा आपके प्लेट्रोफिल। क्या आएगा, प्लेट्रोफिज्म। ठीक है, प्लेट्रोफिज्म, प्लेट्रोफिज्म या प्लेट्रोफिल। ठीक है, ये याद रखना, इसका भी बहुत जरूरी सवाल है ये, ऐसा सवाल भी बन सकता है। अगला सवाल आप देखें, तो अगला सवाल आपको दिया गया है, भारतीय संविधान का जनक माना जाता है। अरे बच्चों का सवाल, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। हर बच्चे को पता है, नहीं पता है तो याद कर लेना, भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। अगला सवाल है, इससे भी आपके सवाल बनने के चांस है, जैव निम्नीकरण अपशिष्ट को पहचानना है आपको। इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें जैव निम्नीकरण अपशिष्ट। जैव निम्नीकरण अपशिष्ट क्या होता है, वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रियाओं बैक्टीरियाओं से विभाजित हो जाते हैं, जैव निम्नीकरण कहलाते हैं। उदाहरण के लिए सभी जीवित पौधे, जानवर, सब्जियां, जूट और फल। यानी कुल मिला के सिंपल भाषा में बताऊं तो जैव निम्नीकरण वो है कि जिसको आपने मिट्टी के अंदर दफनाया और वो आपके गायब हो जाएगा, मिट्टी में आपके मिल जाएगा, वो जैव निम्नीकरण, उसका कोई अवशेष नहीं बचेगा, वो जैव निम्नीकरण कहलाएगा। अजैव निम्नीकरण जो बच जाता है वो अजैव निम्नीकरण कहलाता है। ठीक है, वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रियाओं बैक्टीरियाओं से विभाजित नहीं होते हैं उन्हें अजैव निम्नीकरण कहते हैं। ये पदार्थ निष्क्रिय हो सकते हैं और ये बस लंबे समय तक पर्यावरण में बने रहते हैं या पारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न सदस्यों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। उदाहरण के लिए प्लास्टिक, तेल, डिटर्जेंट, कांच, धातु, क्रिकेट और नायलॉन। ठीक है,
तो यहाँ पे देखो कांच आते ही तो काट देने का, प्लास्टिक आते ही तो काट देने का, तो ये ऑप्शन तो होगा ही नहीं। एलिमिनेशन टेक्निक भी आनी चाहिए कि ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता, प्लास्टिक काट दिया, ये भी प्लास्टिक काट दिया। अब दो ऑप्शन बचे हैं आपके पास, क्या ये है क्या ये है। तो आप सबको पता है कि पीवीसी और एल्यूमिनियम फॉइल अगर आ जाए तो ये जैव निम्नीकरण नहीं होता है, ये जैव निम्नीकरण नहीं होता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, फल सब्जियों के छिलके, बिल्कुल फल सब्जियों के छिलके आप अगर इसको मिट्टी में रखेंगे तो गायब हो जाएंगे, ठीक है, घुल जाएंगे। चमड़ा और सूती कपड़े भी आपके गायब हो जाएंगे, मवेशियों का गोबर और कृषि अवशिष्ट भी गायब हो जाएगा। तो इतना सिंपल चीज है। यहाँ पे भी देखें आप, देखो कांच का टुकड़ा नहीं है, ठीक है, एल्यूमिनियम फॉइल भी नहीं है, पीवीसी भी नहीं है, कांच का टुकड़ा भी नहीं है, ठीक है। और आपको बता दें कि जो अंडे के छिलके होते हैं, अंडे के छिलके क्या गायब होंगे, बिल्कुल गायब होंगे। अंडे के छिलके जैव निम्नीकरण है, सूखे पत्ते कागज भी जैव निम्नीकरण है। परंतु इसमें ये पीवीसी और एल्यूमिनियम आ गया, इसलिए ये ऑप्शन गलत हो गया। इसमें भी प्लास्टिक आ गया और ये प्लास्टिक की बोतलें आ गई, इसलिए गलत हो गया, ठीक है ना। तो ये दिमाग में रखना। भरतपुर अलवर क्षेत्र का प्रसिद्ध लोक नृत्य, भरतपुर अलवर क्षेत्र का, बहुत सारे बच्चे ये उत्तर कर देते हैं गड़बड़ है, बम नृत्य है। भरतपुर अलवर पूछे तो बम नृत्य है, क्या है, बम नृत्य। भरतपुर अलवर का लोक नृत्य पूछे तो बम नृत्य है, आपको दिमाग में रखना है। अगला सवाल आपको दिया गया है, 1976 के किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया। धर्मनिरपेक्ष शब्द कौन से अधिनियम से जोड़ा गया। धर्मनिरपेक्ष शब्द आपके 42वां संविधान संशोधन जो हुआ था उससे जोड़ा गया, ठीक है। धर्मनिरपेक्ष शब्द 42वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया। मौलिक कर्तव्य भी 42वें जो 1976 का संविधान संशोधन था उससे ही मौलिक कर्तव्य भी जोड़े गए। 11 मौलिक कर्तव्य हैं, 6 आपके मौलिक अधिकार हैं, ये याद होने चाहिए आपको। अगला सवाल आप देखें, भारत के संविधान सभा में महिलाओं की सदस्य संख्या है, याद रख लेना 15 है। कितनी महिलाएं थी, 15 महिलाएं थी। भारतीय संविधान सभा में 15 महिलाएं थी। उस नदी की पहचान करें जिस नदी पर चूलिया जल प्रपात है। चूलिया जल प्रपात किस पर है, चूलिया जल प्रपात आपके चंबल नदी पर है। किस पर है, चंबल नदी पर है, सबसे लंबी नदी चंबल नदी, उस पर चूलिया जल प्रपात बना है। लच्छी राम जो है आपके किस लोक नाटक से संबंधित है, इंपोर्टेंट सवाल। लच्छी राम आपके जो है पूचामनी ख्याल से संबंधित है, कौन से लोक नाटक से, पूचामनी ख्याल के लोक नाटक से लच्छी राम आपके प्रसिद्ध हैं, ठीक है। झील में दूसरा ट्रॉफिक स्तर, साइंस का पूछा गया सवाल, झील में दूसरा ट्रॉफिक स्तर कौन सा है। पहला ट्रॉफिक स्तर तो ये प्राइमरी प्रोड्यूसर है, इंग्लिश में याद रखें, ठीक है। ये सियासीड ये सब आ जाते हैं ना, फाइटोटोन, तो ये सब आपके जो है पहले हैं, पर पहले वाले इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। दूसरे में आप देखें, प्राणी प्लवक, जो प्लांकटन, ये रहा आपका जो प्लांकटन, इस टाइप के होते हैं ना ये, तो ये आपका दूसरे लेवल पे आ जाता है। याद रखना, इसमें पूछा जा सकता है कि जो स्मॉल फिश है, क्या पूछा जा सकता है, स्मॉल फिश आपके कौन से ट्रॉफिक स्तर पे आएगी, तो तीसरे पे। और लार्ज फिश कौन से पे आएगी, तो चौथे पे, ये याद रखना। और डॉल्फिन कितने पे आएगी, तो छठे पे। छठा ट्रॉफिक स्तर जो है उस पर डॉल्फिन आएगी, ठीक है। और स्क्विड आता है पांचवे पे, पर ये याद रखना जरूरी नहीं है, पर फिश का याद रखना, स्मॉल फिश तीसरे पे, और जो लार्ज फिश है वो आपके चौथे पे, और जो आपके टॉप पे आएगी डॉल्फिन, ठीक है, शार्क, ये सब आपके टॉप ट्रॉफिक स्तर पे आएगा। इसमें उत्तर हो जाएगा जोप्लांकटन, ठीक है। अगला सवाल देखें आप, लेंस से पूछा गया सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा दर्पण लेंस सौर भट्टियों के अंदर, मशीनों में, ठीक है, मशालों में, सॉरी, सर्च लाइट और वाहनों की हेडलाइट में उपयोग किया जाता है। तो ऐसा कौन सा है, तो देखो उत्तल दर्पण क्या होता है, कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है, तो कॉन्वेक्स मिरर होता है जिस दर्पण का परावर्तन तल बाहर की तरफ उभरा होता है। ये भी पूछ सकता है सवाल में कि बाहर की तरफ उभरा हुआ जो दर्पण होता है वो कौन सा होता है, तो उत्तल दर्पण होता है। जो अंदर की तरफ होता है वो अवतल दर्पण होता है। तो जो भी आपके जो हेडलाइट के अंदर हो गया, वाहन की हेडलाइट या सर्च लाइट में हो गया, या मशालों में हो गया, या सौर भट्टियों में हो गया, वो जो दर्पण है, ठीक है, लेंस नहीं, दर्पण जो है, वो दर्पण कौन सा होगा, तो वो दर्पण होगा जिसका जो परावर्तक तल है वो अंदर की तरफ दबा होता है, यानी अवतल दर्पण। कौन सा इसमें उत्तर हो जाएगा, अवतल दर्पण होगा, ठीक है। कौन सा होगा, अवतल दर्पण। याद रखना, डायरेक्ट भी पूछ लेगा कि भाई वाहनों की हेडलाइट में कौन से दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो उत्तल अवतल देगा, कंफ्यूज मत होना, अवतल है, ठीक है। वाहनों की हेडलाइट में अवतल है, अवतल, ठीक है। व से व याद रखना, व वाला, ठीक है। अगला सवाल आपको दिया है, देखो पशुधन से भी एक सवाल याद कर लेना। भारत की 20वीं पशुधन जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पशुधन जनसंख्या के मामले में शीर्ष पर है। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे राजस्थान चुन लेते हैं और यहीं तो नंबर कट जाते हो, कट ऑफ से बाहर हो जाते हो। राजस्थान नहीं है, 20वीं पशुधन जनगणना में उत्तर प्रदेश पहले नंबर पे।
पहले नंबर पे कौन सा है भाई? पहले नंबर पे तो यूपी आएगा जानवरों के मामले में। सबसे ज्यादा जानवर यूपी के अंदर है। कितने हैं? 67.8 मिलियन। याद रख सको तो रख लेना, 67.8 मिलियन उत्तर प्रदेश के अंदर है। दूसरे नंबर पे है हमारा राजस्थान, जिसमें कितना है? इसमें है 56.8 मिलियन। ठीक है, 56 पॉइंट, यहाँ पे 67, यहाँ पे 56। ठीक है, ये दूसरे नंबर पे राजस्थान अपना पूछ लेगा। 20वीं जनगणना या पशुधन जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से दूसरे नंबर पे राज्य में पशुधन जनगणना के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो राजस्थान दूसरे पे। तीसरे पे कौन सा है? तो तीसरे पे मध्य प्रदेश है। बाई चांस सारणी वाला दे दे कि मिलान करें पहले पे दूसरे पे तीसरे पे, तो याद होना चाहिए। पहले पे उत्तर प्रदेश, दूसरे पे राजस्थान, तीसरे पे मध्य प्रदेश, चौथे पे पश्चिम बंगाल। देख लो, जो एग्जामिनर है आपके राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जिसने पेपर बनाया है, उसका जो एग्जामिनर सेट करने वाला जो प्रश्न जिसने सेट किया है, उसने देखो चारों के चारों डाले, पहले दूसरे तीसरा चौथा, ताकि आपको कंफ्यूज भी किया जा सके राजस्थान डाल के कि भाई ये सेकंड नंबर का है, पर बच्चे और पूछ लिया फर्स्ट नंबर वाला, और बच्चे क्या कर लेंगे राजस्थान की, राजस्थान का पेपर राजस्थान होगा, नहीं होगा, इसमें होगा उत्तर प्रदेश। याद रखें, एग्जामिनर फंसाना चाहता है आपको, आपके नंबर काटना चाहता है, क्योंकि आपको कट ऑफ से बाहर करेगा, तभी तो इतनी सारी भीड़ कम होगी और तभी तो आपका सिलेक्शन होगा। संविधान का उल्लंघन के लिए राष्ट्रपति को पद से कौन हटा सकता है भाई? कैसे हटाया जा सकता है? राष्ट्रपति को हटाने का है, बहुत बड़ी बात है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री हटा ही नहीं सकता है राष्ट्रपति को। संसद और राज्य विधानमंडल सदस्य मिलकर, ये देखो इतना बड़ा उत्तर दे दिया था कि आप कंफ्यूज हो गए, इसको चुन लो। बिल्कुल भी नहीं चुनने का इसको, सिर्फ याद रखना महाभियोग द्वारा। किसके द्वारा राष्ट्रपति को हटा सकते हैं? महाभियोग द्वारा। किसके द्वारा? महाभियोग। मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपको सारे सवाल याद भी हो जाएं। एग्जाम में आप देखते ही इसको कर लें, 2-3 बार वीडियो देख लें, आपको सारे याद हो जाएंगे। 18वें प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन 2025 कौन सा शहर आयोजित करेगा? कौन सा शहर आयोजित करने वाला है? तो भुवनेश्वर। कौन सा? भुवनेश्वर। ठीक है, ये वाला सवाल भी देखें आप। वर्ष 2023-24 में राजस्थान में तिलहन और गन्ने के उत्पादन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन, ये करंट का पूछा गया है, सवाल नहीं आएगा, पर फिर भी थोड़ा दिमाग में रखें कि 2023-24 में कुल तिलहन उत्पादन में कमी आई थी। तिलहन तो कम हुआ और गन्ने का उत्पादन बढ़ गया 2023-24 के अंदर। ठीक है, 23-24 के अंदर जो तिलहन है वो कम हुई और गन्ने का उत्पादन बढ़ गया, याद रखें। अगला सवाल देखें आप। अगला सवाल आपको दिया है, 2023-24 में राजस्थान में निम्नलिखित में से किस प्रकार की तिलहन अग्रणी उत्पादक है? अग्रणी उत्पादक अभी भी वही है, कौन सी है? सरसों। सरसों तिलहन जो है वो आपके सबसे नंबर 1 पे है। अगला सवाल आपको दिया है, निम्नलिखित में से कौन से तत्वों का वर्गीकृत करने की श्रेणी नहीं है? अरे यार, वर्गीकृत तत्वों को बांटा है, तत्वों को। धातु, बिल्कुल धातु पढ़ते हैं हम, अधातु भी पढ़ते हैं, ये दोनों तो हो गए होगा। उप धातु भी पढ़ते हैं हम, उप धातु भी होती है। धातु क्रम नाम की तो कोई चीज नहीं होती, ये कौन सी बला है, तो ये काट देने का, ये गलत उत्तर है। अगला सवाल आप देखें, राजस्थान में निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी सबसे अधिक पाई जाती है? ये सवाल टपकने वाला है एग्जाम के अंदर, तो देखें राजस्थान में मरुस्थली रेगिस्तानी मिट्टी सबसे ज्यादा पाई जाती है, आप सबको पता है। इसके बारे में बहुत सारे इंपोर्टेंट चीजें हमने इसमें डाली है, तो वो भी पढ़ लें। देखो, रेतीली जो मिट्टी है, रेगिस्तानी मरुस्थली मिट्टी, उसको क्या क्या कहते हैं? रेतीली मिट्टी भी कहते हैं, शुष्क मिट्टी भी कहते हैं, बलुई मिट्टी भी कहते हैं और मरुस्थली मिट्टी भी कहते हैं। ठीक है, इसका निर्माण क्या होता है? अधिक तापांतर और बलुआ पत्थर और ग्रेफाइट के अप्रदन से होता है, यानी खिसक जाते हैं बलुआ पत्थर और ग्रेफाइट, इनके कारण इसका निर्माण होता है इस मिट्टी का, और ये अधिक तापांतरण पे होती है। क्षेत्र इसके कौन से हैं? तो जे बी बी जे। ठीक है, ये आपके रेतीली शुष्क बलुई मरुस्थली मिट्टी आवे तो जे बी बी जे। जैसलमेर, जे से जैसलमेर, बी से बीकानेर, बी एक और बी से बाड़मेर और जोधपुर। जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, जोधपुर। जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, जोधपुर, ये क्या है? ये चारों क्षेत्र हैं आपके रेतीले और शुष्क बलुई मरुस्थली मिट्टी के। ठीक है, मोटे कण होने के कारण इसकी जल ग्रहण क्षमता कम होती है, इसकी जल ग्रहण क्षमता बहुत कम होती है, जल रिसाव अधिक होता है। इस कारण से 2 बार सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। इसे कितनी बार? 2 बार सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। इसे प्यासी मिट्टी भी कहा जाता है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? प्यासी मिट्टी। 2 बार पानी ले रही, सिंचाई की आवश्यकता पड़ रही, प्यासी मिट्टी है ये। फसल उत्पादन बाजरा, सर्वाधिक ज्वार, मूंग, मोठ और चना, गवार। इस मृदा की निचली परतों के कैल्शियम पिंड कंकड़ की एक परत पाई जाती है। ठीक है, राजस्थान में रेतीली मिट्टी का जो विस्तार है वो सर्वाधिक होता है। राजस्थान में रेतीली मिट्टी का विस्तार सर्वाधिक होता है, हमने पढ़ा। ठीक है, अगला देखिए, काली मिट्टी, रेगुड़। इसका निर्माण जो होता है आपके बेसाल्ट लावा के अपक्ष से होता है। बेसाल्ट लावा, ठीक है, बेसाल्ट लावा के निकलने से होता है। ठीक है, काली मिट्टी, रेगुर मिट्टी, ज्वालामुखी मिट्टी भी कहते हैं इसको, ये ज्वालामुखी से निकलती है काली और रेगुर, याद रखें। ठीक है, हाड़ौती क्षेत्र में इंपोर्टेंट है, रट लेना।
हाड़ौती क्षेत्र में पाई जाने वाली कौन सी मिट्टी है? तो काली मिट्टी है या फिर रेगुर मिट्टी, ज्वालामुखी मिट्टी भी कहते हैं इसको। अगर बाई चांस रेगुर देते ऑप्शन में तो रेगुर है, ठीक है। कहना मत कि काली मिट्टी है, आपने तो बताया काली मिट्टी है, काली मिट्टी था ही नहीं, रेगुर भी इसका नाम होता है, ठीक है। और अगर देखें आप, ये मृदा चरणोजम मृदा के समान होती है, ठीक है। इस मिट्टी में क्ले की मात्रा सर्वाधिक होती है, इसमें क्ले की मात्रा सर्वाधिक होती है और बहुत बारीक कण क्ले होने के कारण इसकी जल ग्रहण क्षमता सर्वाधिक होती है, ठीक है। इसमें जल ग्रहण क्षमता सर्वाधिक है, रेतीले में कम है, ठीक है। ये जल को लंबे समय तक धारण कर लेती है, इस कारण एक बार सिंचाई के बाद लंबे समय तक सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है इसके लिए। थोड़ी सी वर्षा होने पर फूल कर चिपचिपी हो जाती है और सूखने पर इसमें मोटी दो दरारें पड़ जाती है, इसे स्वतः जुताई मृदा भी कहते हैं। स्वतः जुताई मृदा कौन सी है? तो काली मृदा है, ठीक है, जिसको रेगुर मृदा भी कहते हैं। कपास की खेती के लिए उपयुक्त होने के कारण काली कपासी मिट्टी भी इसको कहते हैं। ये कपास की खेती के लिए काली मिट्टी सबसे शानदार होती है। फसल उत्पादन इसमें कौन सा होता है? कपास होता है, मसाले होती है, सोयाबीन होता है, गन्ना और चावल, ठीक है। जलोढ़ और दोमट, ठीक है, और कछारी मिट्टी इंपॉर्टेंट। जलोढ़, दोमट, कछारी नदियों के अवसादों से निकलती है, ठीक है। नदियों का जो वो बेकार भाग होता है ना, उससे निकलती है जलोढ़, दोमट और कछारी मिट्टी। इसमें देखो जलोढ़ ये आवे ना तो एबीसीडी याद रखना, जलोढ़ दोमट आवे तो एबीसीडी। एबीसीडी का मतलब क्या है? अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर। अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर। एबीसीडी अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, ठीक है। ये चारों जगह, और जयपुर, दौसा और सवाई माधोपुर की जगह, ये यहाँ पे ये वाली मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। फसल उत्पादन में गेहूं, सरसों, तंबाकू, इसमें कौन सा? तो गेहूं, सरसों, तंबाकू। सरसों का जो आपके सबसे ज्यादा खेती किसमें होगी? जलोढ़ मिट्टी में होगी, ठीक है। दोमट मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, कचारी मिट्टी याद रखना, ठीक है। और गेहूं की भी और तंबाकू भी। इस मृदा में पोटेशियम के अधिक पाया जाता है, ऐसे भी पूछ सकता है, पोटेशियम के किस मृदा में पाया जाता है? चार ऑप्शन दे देगा, ये आपको दे देगा बलुई मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी या दोमट मिट्टी दे देगा ऑप्शन में, या फिर आपको देगा कि भाई काली मिट्टी, या फिर आपको पूरी रेतीली मिट्टी दे देगा, ठीक है। तो आपको याद होना चाहिए कि जलोढ़ मिट्टी के अंदर पोटेशियम के अधिक होता है। जलोढ़ मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी है, जलोढ़ मिट्टी कैसी है? सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी है। उसके बाद आपकी ये वाली मिट्टी भी याद रखना, काली मिट्टी भी, ठीक है। और भूरी रेतीली मिट्टी के बारे में भी देख लो। भूरी रेतीली मिट्टी बलुआ पत्थर से, भूरी रेतीली मिट्टी बलुआ पत्थर से, बलुआ पत्थर से ये रेतीली मिट्टी, दोनों रेतीली मिट्टी, बलुआ पत्थर, ठीक है, और ग्रेनाइट से इसका उत्पादन होता है, ठीक है। और ये पाली, नागौर, सीकर, झुंझुनू में भूरी रेतीली मिट्टी पीएनएसजी, भूरी का आते पीएनएसजे, पीएनएसजे, भूरी पीएनएसजे, पाली, नागौर, सीकर, झुंझुनू, पाली, नागौर, सीकर, झुंझुनू, जालोर, अजमेर, ठीक है। ये यहाँ पे आपके भूरी रेतीली मिट्टी पाई जाती है। इस मिट्टी में फास्फेट अधिक पाया जाता है, ऐसे पूछ सकता है कि फास्फेट किस मिट्टी में अधिक पाया जाता है? तो भूरी रेतीली मिट्टी में, ठीक है। ये चीजें आपको दिमाग में होनी चाहिए। अगला सवाल आप देखें, अगला सवाल आपको दिया गया है कि एपीआईओ, सहायक लोक सूचना अधिकारी, एपीआईओ, एपीआईओ यानी असिस्टेंट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, ठीक है, सहायक लोक सूचना अधिकारी को सूचना के लिए आवेदक किसको अग्रेषित करना होता है? किसको अग्रेषित करना होता है? तो लोक सूचना अधिकारी को ही करेगा भाई। एपीआईओ जो सहायक है, तो वो सहायक आदमी किसको करेगा भाई? अधिकारी को करेगा, लोक सूचना अधिकारी को करेगा। सिंपल सवाल है, ये तो बच्चों वाले सवाल है। आगे देखें आप, अगला सवाल आपको दिया हुआ है। अगला सवाल आपको कहता है कि राजस्थान सरकार की नवीनतम आर्थिक समीक्षा 2023-24 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 राजस्थान की आय में कृषि का क्षेत्र का योगदान। अभी का नया डेटा याद कर लेना, ये सवाल टपकने वाला है, ठीक है। पहले कितना था? 23-24 के अंदर 26.72%। कितना है? 26.72 जो आपके है वो आय कृषि से आए हैं, यानी लगभग 100 रुपए अगर आए हैं तो उसमें से 26 और 72 पैसे, इतने रुपए आपके केवल कृषि से आए हैं। तो यानी 26.72 तो आपके 2023-24 का हो गया। 24-25 का क्या अनुमान है? 25 अभी पूरा नहीं हुआ है, इसलिए 24-25 अनुमानित है। तो अनुमानित में कितना है? तो 26.92, यानी इसमें 0.20 जोड़ देने का, ठीक है। तो 26.72, 26.92 याद रखना। 26.92 अभी नया आंकड़ा लग रहा है कि आ सकता है, ठीक है। इतना होगा कृषि क्षेत्र से योगदान, तो ये आपको रट लेना है, एग्जाम के अंदर इंपॉर्टेंट है। अगला देखें आप, भारत का संविधान कब लागू हुआ? आपको पता है कि भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। 1949 को तैयार हुआ था नवंबर के अंदर, ठीक है। लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। लागू 26 जनवरी 1950। गड़बड़ मत कर देना बच्चों वाले सवाल में, वरना सीधा बाहर हो आप 4th ग्रेड से, चतुर्श्रेणी कर्मचारी भी नहीं बन पाओगे। आरटीआई अधिनियम, आरटीआई अधिनियम के निम्नलिखित प्रावधानों में से कौन सा अनुरोधकर्ताओं द्वारा प्रथम अपील के बारे में बताता है? प्रथम अपील के बारे में कौन सा बता रहा है? धारा 19(1) याद रखना। आरटीआई अधिनियम जो है आपके प्रावधानों में से कौन सा अनुरोधकर्ताओं द्वारा प्रथम अपील के बारे में कौन बताएगा? तो धारा 19(1), ठीक है। धारा 19(1) प्रथम अपील के बारे में बताएगा। भरतपुर की जाट रियासत की स्थापना किसने करी? इंपोर्टेंट सवाल।
भरतपुर की जाट रियासत की स्थापना बहुत सारे सूरजमल कर देते हैं, गलत है। चुंडामन, कौन है चुंडामन? याद रखे चुंडामन इसका राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखें आप, ये सब इंपॉर्टेंट सवाल हैं, इन सवालों को बिल्कुल आपको रट के जाना है। पाकिस्तान के साथ राजस्थान की पश्चिमी सीमा जो है उसका नाम किस नाम से जाना जाता है? तो रेड क्लिफ रेखा। कौन सी रेखा? रेड क्लिफ रेखा। 1070 किलोमीटर, 1070 किलोमीटर रेड क्लिफ रेखा पाकिस्तान और राजस्थान को दो भागों में बांटती है। ठीक है, तो ये याद रखना। अगला सवाल देखो आप, इंपोर्टेंट। टंगस्टन एक खनिज है जिसका उपयोग बल्बों के फिलामेंट बनाने के लिए किया जाता है। बल्बों के फिलामेंट बनाने के लिए कौन से आपके खनिज का प्रयोग किया जाता है? ऐसे भी सवाल डायरेक्ट बन सकता है इसी सवाल से, तो आपको याद होना चाहिए टंगस्टन। राजस्थान में टंगस्टन अयस्क का एक प्रसिद्ध स्थान है, तो कौन सा प्रसिद्ध स्थान है? तो आप सबको याद होना चाहिए डीगाना, डीगाना, नागौर डेगाना। कौन सा है? नागौर डेगाना। ठीक है, टंगस्टन के लिए नागौर डेगाना। आगे देखें आप, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान परिवर्तन एवं नवाचार संस्थान जो रीति है, ठीक है, रीति रीति रीति, RITI, ठीक है, रीति, राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इनोवेशन, ठीक है, जो रीति है राजस्थान परिवर्तन एवं नवाचार संस्थान, उसका उद्देश्य नहीं है, और उसमें कौन सा बताना? उद्देश्य नहीं वाला बताना है। राज्य में उपलब्ध विभिन्न प्रकार के संसाधन, भौतिक, वित्तीय, जनशक्ति का अनुमान लगाना, बिल्कुल ये तो है ही है। राज्य के संसाधन को सर्वोत्तम उपयोग करने के लिए नीतिगत दिशा निर्देश तैयार करना, ये भी है। आम लोगों के जीवन स्तर में सुधार के लिए तंत्र विकसित करना, बिल्कुल ये वाला नहीं होगा। IT क्षेत्र में छात्रों को प्रशिक्षण, उसका क्या मतलब? IT क्षेत्र में उसको करना ही नहीं है। ये तीनों आपके इसमें सही है, यानी चौथा ऑप्शन गलत है। ठीक है, ये आपको दिमाग में रखना है। अगला सवाल देखें आप, इंपॉर्टेंट सवाल दिया है, किसी अप्रत्याशित व्यय को पूरा करने के लिए राज्य की आकस्मिक निधि कौन अग्रिम राशि दे सकता है? आकस्मिक निधि से कौन अग्रिम राशि दे सकता है? ठीक है, अप्रत्याशित व्यय को पूरा करने के लिए तो कौन दे सकता है भाई? राज्यपाल दे सकता है। कौन दे सकता है? राज्यपाल। राज्यपाल हर राज्य में होता है। ठीक है, जोधपुर शहर की स्थापना किसने करी? अरे आप सबको पता होना चाहिए, जोधपुर शहर की स्थापना राव जोधा, अरे जोधा, जोधपुर, राव जोधा। ठीक है, याद रखना। अगला सवाल आपको दिया है, समवर्ती सूची का विचार खाली स्थान के संविधान से लिया गया है। समवर्ती इंपोर्टेंट सवाल है भाई, इंपोर्टेंट सवाल है, बहुत इंपोर्टेंट सवाल। समवर्ती सूची का विचार, समवर्ती सूची का विचार किससे लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। समवर्ती सूची का विचार ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, भाग 1 के अंदर बताया गया है। ठीक है, 2011 की जनगणना के आपके सवाल आते ही आते हैं। सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है भाई? सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला आपके जयपुर है। फर्स्ट नंबर पे जो जनसंख्या में है वो जयपुर है। ठीक है, आपको याद होना चाहिए, पहले पे जयपुर, दूसरे पे कौन सा है? जोधपुर, दूसरे पे कौन सा है? जोधपुर। ठीक है, इसमें बहुत ज्यादा जनसंख्या है, सबसे पहले नंबर पे ये, दूसरे पे जोधपुर। ये भी याद होना चाहिए कि दूसरा सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो जोधपुर। तीसरा कौन सा है? तो अलवर। ठीक है, 3 तो याद होने ही चाहिए। अलवर तीसरे नंबर पे है, अलवर। ठीक है, ये तीनों आपको याद होने चाहिए। अगला कि भाई इसमें एक और इंपॉर्टेंट है कि सबसे अधिक वाला पूछ लिया, सबसे निम्न पूछ लिया, यानी सबसे कम जनसंख्या, सबसे कम लोग कहाँ पे रहते हैं? तो वो कहाँ पे रहते हैं भाई? जहाँ पे सबसे ज्यादा गर्मी होगी, जैसलमेर। आप आ जाओ जैसलमेर, बॉर्डर वाला एरिया भी हो गया, गर्मी वाला एरिया भी हो गया, जैसलमेर में सबसे कम लोग रहते हैं, तो सबसे कम जनसंख्या जैसलमेर में। सेकंड नंबर पे कौन है भाई? ठीक है, सेकंड नंबर पे मतलब इससे थोड़ी सी ज्यादा है, पर सबसे कम में सेकंड नंबर पे है प्रतापगढ़। कौन सा है? प्रतापगढ़। कौन सा है? प्रतापगढ़ सेकंड पे। पहले पे जैसलमेर, दूसरे पे प्रतापगढ़, तीसरे पे सिरोही, तीसरे पे सिरोही। ठीक है, ये तीन तीन याद होने चाहिए। ठीक है, सबसे ज्यादा पूछ ले तो तीनों कौन से? जयपुर, जोधपुर, अलवर। ठीक है, और सबसे कम पूछ ले तो जैसलमेर, प्रतापगढ़, सिरोही। ठीक है, ये याद होने चाहिए, रट लेना इनको, और इन वीडियो को 2-4 बार देखते रहना ताकि याद हो जाएगी सारी चीजें, नहीं तो नोट डाउन कर लेना। किस राज्य ने मजदूरों और फुटपाथ विक्रेताओं के लिए मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना नवंबर 2024 में शुरू करने की घोषणा की थी? तो भाई राजस्थान सरकार ने करी। ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर फिर भी ये आ गया इंपॉर्टेंट सवाल। राजस्थान के उत्तर में 2 राज्य कौन से हैं? अरे बच्चों के सवाल है भाई, राजस्थान, ये आपका राजस्थान, ये दिख रहा है ना आपको राजस्थान, तो ये आपका प्यारा सा राजस्थान है। इसमें उत्तर में ये दोनों है, पंजाब हरियाणा, तो यहाँ पे उत्तर हो गया पंजाब हरियाणा, सॉरी ये रहा पंजाब हरियाणा। ठीक है, ये उत्तर हो गया। तो अब देखो इसमें इंपॉर्टेंट चीजें आपको याद रखने वाली जो है कि पंजाब जो है इससे कितने किलोमीटर की बॉर्डर लगती है? तो आपके 98, कितने? 98 किलोमीटर। कितने? 98 किलोमीटर। ये इतनी सी लग रही है ना, ये 98 किलोमीटर है। ठीक है, हरियाणा से कितनी लगती है? तो आपके 1262, 1262, 1262। ठीक है, 1262, 98, 1262। ठीक है, दूसरा हरियाणा। पहले सबसे पहले ये याद रखो, आपके ऊपर ही ऊपर कौन सा राज्य लगता है? पंजाब, दूसरे पे हरियाणा, तीसरे पे उत्तर प्रदेश। ठीक है, चौथे पे आपके लगता है मध्य प्रदेश, ये इमेज आपके दिमाग में चिपक जानी चाहिए। पांचवे पे गुजरात। ठीक है, गुजरात नीचे की साइड है, मध्य प्रदेश यहाँ हो गया। ठीक है, ये
पूर्व साइड हो गया, ये उत्तर साइड हो गया। अब इन सब की कितने कितने किलोमीटर लगती है, तो ये 98 किलोमीटर लगती है। पंजाब 98 किलोमीटर, हरियाणा कितने किलोमीटर लगती है भाई, 1262 किलोमीटर, ठीक है 1262 किलोमीटर। उत्तर प्रदेश कितनी लगती है, 877 किलोमीटर, 877 किलोमीटर। और ये मध्य प्रदेश सबसे ज्यादा 1600 किलोमीटर, 1600 किलोमीटर मध्य प्रदेश। 1022 आपके ये गुजरात की, ठीक है 1022 गुजरात की। सबसे कम पंजाब की सीमा लगती है, सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश की सीमा लगती है, ठीक है। सेकंड नंबर पे आपके उत्तर प्रदेश हो गया, तीसरे पे गुजरात हो गया। तो ऐसे भी याद होना चाहिए, ये सारे याद होना चाहिए भाई पंजाब, ऐसे याद होना चाहिए। पंजाब पहले नंबर पे 98 किलोमीटर, ठीक है। हरियाणा कितने नंबर पे, मैं देख के नहीं बता रहा हूँ, 1262, ठीक है मेरे को भी याद हो गया है आपके साथ साथ, ठीक है। उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में कितनी है भाई, उत्तर प्रदेश में आप सबको पता होना चाहिए कितनी है, 877, कितनी है 877। मध्य प्रदेश आते ही 1600 और 1022, ठीक है। इस तरीके से याद करोगे तो याद होगा, वरना याद नहीं होगा, ठीक है। दो चार बार रिपीट मारना। राजस्थान में सीमा क्षेत्र विकसित विकास कार्यक्रम BADP कहाँ लागू नहीं किया जा सकता, कहाँ लागू नहीं किया जा सकता है भाई, तो कहाँ लागू नहीं किया जा सकता, श्री गंगानगर, जैसलमेर और बाड़मेर में लागू किया जा सकता है, क्योंकि ये तीनों बॉर्डर पे आते हैं। अलवर बॉर्डर पे आता है क्या, नहीं आता यार, तो अलवर कैसे होगा, इसमें तो लगेगा ही नहीं, ठीक है। बॉर्डर की बात कर रहा है, इतना कॉमन सेंस आपके अंदर होना चाहिए। बहुत सिंपल पेपर आने वाला है, इतना कोई टफ नहीं है, ठीक है। बच्चों वाली चीजें हैं ये, इसमें आपको घबराने वाली बात ही नहीं। शाकंभरी के चौहान वंश के शासक का नाम बताइए जिसे कवि बांधव की उपाधि दी गई। कवि बांधव की उपाधि कौन से किसको दी गई, और चौहान वंश का होना चाहिए, वो है विग्रहराज चतुर्थ। याद रखना, चौहान वंश का विग्रहराज चतुर्थ को कवि बांधव की उपाधि दी गई। अगला सवाल आपको दिया है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है पर फिर भी याद रखना, RAC राजस्थान पुलिस में इसकी फुल फॉर्म क्या है भाई, तो राजस्थान आर्म्ड कॉन्स्टेबलरी, राजस्थान आर्म्ड कॉन्स्टेबलरी, राजस्थान सशक्त कॉन्स्टेबलरी, ठीक है। अगला सवाल आपको दिया गया है, निम्नलिखित में से कोयला जलने की प्रक्रिया के उप उत्पादक के रूप में थर्मल पावर प्लांट द्वारा उत्सर्जित होता है जिसके परिणाम स्वरूप वायु प्रदूषण होता है। तो वायु प्रदूषण किसके कारण, फ्लाई ऐश, फ्लाई ऐश इंपॉर्टेंट है, फ्लाई ऐश, ठीक है। वह विकल्प, तो ये फर्जी सवाल, यही नहीं हमारे काम का। फड़ कलाकार श्रीलाल जोशी भाई, श्रीलाल जोशी, श्रीलाल जोशी, जोशी साहब का आते भिलवाड़ा, ठीक है। श्रीलाल जोशी का संबंध है भिलवाड़ा से। अगला सवाल आपको दिया गया है कि जयपुर, दौसा, अजमेर राजस्थान के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में आते हैं, तो भाई जयपुर, दौसा, अजमेर आपके कौन से कृषि जलवायु क्षेत्र में आते हैं, तो अर्ध शुष्क पूर्वी मैदान में आते हैं। किसमें आते हैं, अर्ध शुष्क पूर्वी मैदान में आते हैं, ठीक है, याद रखना। अगला सवाल आप देखें, तो अगला सवाल आपको दिया गया है 80 नंबर के सवाल पे आज चलते हैं। 80 नंबर का सवाल कहाँ भाई, ये रहा 80 नंबर का सवाल। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, ये जो प्रश्न बता रहा हूँ बहुत सही है ये, ठीक है। प्राधिकरण DDMA, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के सवाल है, ठीक है। DDMA यानी डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, ठीक है, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, ठीक है। इसका नेतृत्व कौन करता है भाई, कौन करता है भाई, ये कौन करता है, जिला अधिकारी करेगा, सिंपल सी बात है यार, जिला अधिकारी करेगा इसका, ठीक है। अगला सवाल देखें आप, मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल भाई, ये आगे आपका बनी ठनी राजस्थान किस चित्रकला शैली से संबंधित है, बनी ठनी राजस्थान की किस चित्रकला शैली से संबंधित है, बहुत जरूरी सवाल है भाई। बनी ठनी, बनी ठनी, बनी ठनी बार बार पूछता रहता है, तो ये बनी ठनी आते हैं तो किशनगढ़ दिमाग में आ जाना चाहिए। बनी ठनी राजस्थान की चित्रकला किशनगढ़ चित्रकला शैली से संबंधित है। और ये जो किशनगढ़ की जो शैली है ना भाई, इसके बारे में बहुत सारी इंपोर्टेंट बातें याद रखें। किशनगढ़ जो शैली है आपकी, वो आपके स्वर्ण युग कहा जाता है, किशनगढ़ शैली का स्वर्ण युग, ठीक है, स्वर्ण युग, किशनगढ़ शैली का स्वर्ण युग। कहाँ पे भाई, किशनगढ़ शैली का स्वर्ण युग कौन सा होता है भाई, राजा राजा सावंत, ठीक है, राजा सावंत सिंह, राजा सावंत सिंह का जो काल है ना, उसको किशनगढ़ शैली का स्वर्ण युग कहते हैं। सावंत सिंह, ठीक है, सावंत सिंह जो है वो किशनगढ़ शैली का स्वर्ण युग कहलाता है। अगला देखो इंपॉर्टेंट चीज है इसके अंदर, ये देखो राजस्थान पुलिस के 15 सितंबर 2021 के पेपर में पूछा गया सवाल है, बनी ठनी चित्रकला का चित्रकार का नाम बताइए भाई, चित्रकार का नाम बताइए भाई यार, चित्रकार का नाम क्या बनी ठनी के, तो इसका चित्रकार था भाई निहाल, निहाल करेगा भाई बनी ठनी, निहाल चंद्र, ठीक है, निहाल चंद्र याद रखें, बनी ठनी निहाल चंद्र किशनगढ़ शैली से संबंधित है, और इसका स्वर्ण युग आपके राजा सावंत सिंह से है। एक और इम्पोर्टेंट चीज याद रखें बनी ठनी के बारे में, तो वो है कि भाई भारत की जो ये है ना, क्या है बनी ठनी, भारत की मोनालिसा भी कहा जाता है इसको, भारत की मोनालिसा, मोनालिसा याद है कि नहीं याद है, पेंटिंग, फेमस पेंटिंग है यार, करोड़ों रुपए की पेंटिंग है, वो क्या नाम है उसका, लियोनार्डो डा विंची नाम है ना वो बंदे का, लियोनार्डो डा विंची ने बनाया था,
भाई मोनालिसा, तो भारत की मोनालिसा कहा जाता है बनी ठनी को। बनी ठनी राजस्थान की, देखो ऐसे भी सवाल आ सकता है, राजस्थान की वो कौन सी शैली है या चित्रकला शैली है जिसको आपके चित्रकला है जिसको भारत की मोनालिसा कहा जाता है, तो ये भी सवाल बन सकता है। तो बनी ठनी कहा जाता है। और किसने कहा भाई, किसने कहा भाई, एरिक एरिक ठीक है, एरिक डिकिसन ने कहा, डिकिसन, एरिक डिकिसन, एरिक डिकिसन ने भाई जो ये बनी ठनी है इसको क्या कहा, भारत की मोनालिसा, एरिक डिकिसन ने। ठीक है, अगला सवाल देखें आप, फॉरेनर ने कहा इसलिए इंपॉर्टेंट है वो। राजस्थान उच्च न्यायालय की पीठ है भाई, इंपॉर्टेंट सवाल, राजस्थान के उच्च न्यायालय की पीठ कहाँ पे भाई, पीठ यानी पीछे का भाग। ठीक है, तो वो जयपुर में बनाई गई है, पीठ कहाँ पे बनाई गई, जयपुर में। ठीक है, और आपका मुख्यालय पूछ ले, मुख्यालय भी पूछ सकता है भाई, रट लेना मुख्यालय, मुख्यालय कहाँ है भाई, राजस्थान उच्च न्यायालय का मुख्यालय, मुख्यालय तो आपके जोधपुर के अंदर, मुख्यालय कहाँ पे, जोधपुर के अंदर है। और पीठ कहाँ पे, जयपुर के अंदर है, रट लेना इनको, बहुत जरूरी सवाल है ये सारे। ठीक है, अगला सवाल देखें आप, अगला सवाल आपको दिया है, जब अधातुएं ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करती है तो नहीं बनाती है, क्या नहीं बनाती है भाई, देखो अधातु क्रिया कर रही है, अधातु क्रिया करेगी तो भाई, अधातु जब क्रिया करती है तो ऑक्साइड के साथ, तो भाई क्या धातु थोड़ी बन जाएगा, अधातु करेगी तो धातु नहीं बनेगा, तो धातु तो बिल्कुल कट गया, तो यही है इसका अंतर। अधातु ऑक्साइड तो बनेगा बनेगा भाई, अधातु ऑक्सीजन के साथ करेगी तो अधातु बनेगा ही बनेगा, अधातु ऑक्साइड बन जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड भी बनेगी। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलेगी और जल H2O भी बनेगा भाई, तो ये तीनों बनेंगे और धातु नहीं बनेगा। ठीक है ना, अगला सवाल देखें आप, अगला महत्वपूर्ण सवाल आपको दिया है, भौतिक परिवर्तन, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, साइंस के अंदर टपक सकते हैं। ठीक है, भौतिक परिवर्तन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, भौतिक परिवर्तन के बारे में कौन सा कथन सही है, इन्हें आसानी से उल्टा नहीं किया जा सकता, अरे बिल्कुल किया जा सकता है, ये गलत है कथन। ठीक है, भौतिक गुण जैसे आकृति, आमाप और आकार, रंग अथवा अवस्था नहीं बदलती, भाई बिल्कुल बदलती है यार, ये क्या बात होगी, ये तो ये भी गलत है। एक या एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं, भाई एक या एक से अधिक नए पदार्थ नहीं बनते हैं, तो इसमें चौथा राइट हो जाएगा, पदार्थ की रासायनिक संरचना अपरिवर्तित रहती है। भाई देखो भौतिक परिवर्तन हो रहा है तो रासायनिक परिवर्तन थोड़ी होगा, ठीक है ना, तो ये नहीं होती है, ये याद रखना। वैसे एक एग्जाम्पल है, जैसे मोमबत्ती का जलना, उसमें दोनों होता है, ठीक है, रासायनिक और भौतिक दोनों परिवर्तन होते हैं। ठीक है, अगला देखें हम, अगला सवाल आपको दिया है, आरटीआई, भाई राइट टू इंफॉर्मेशन वाला जो है आरटीआई अधिनियम की धारा 19 की उपधारा 3 के तहत दूसरी अपील दायर करने की समय सीमा, दूसरी अपील, पहली अपील तो 30 दिन में करते हैं, दूसरी अपील कितने दिन में करते हैं, 90 दिन में करते हैं भाई, 90 दिन में, कितने, 90 दिन। अगला सवाल देखें आप, अगले सवाल पे चलते हैं, अगला सवाल आपको दिया है भाई, क्या है हमारे पास, अगला सवाल है, राजस्थान के किस इतिहासकार एवं पुरातत्ववेत्ता ने प्रसिद्ध ग्रंथ लिपिमाला लिखा, इंपोर्टेंट सवाल, रट लेना, लिपिमाला, 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 लिपिमाला आती ओझा। ठीक है, गौरी शंकर हीराचंद ओझा, बाई चांस ओझा नहीं दिया लास्ट में तो तुम मेरे को माते आओगे कि गौरी शंकर हीराचंद है, आपने ओझा ओझा याद करा दिया, लिपिमाला गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने लिखा। ठीक है, इंपोर्टेंट सवाल है इसलिए जोड़ दे रहा हूँ, लिपिमाला गौरी शंकर हीराचंद ओझा। एक और इंपोर्टेंट सवाल राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया सवाल, 14 मई 2022 को पहली शिफ्ट के अंदर, देख लेना निकाल के, राजस्थान के किस प्रसिद्ध लेखक द्वारा रूप की धूप नामक पुस्तक लिखी गई, रूप की धूप, भाई रूप की धूप किसने लिखी थी भाई, रूप की धूप आपकी लिखी थी गुलाब, किसने लिखी, गुलाब खंडेलवाल जी ने। ठीक है, गुलाब खंडेलवाल, गुलाब खंडेलवाल, गुलाब खंडेलवाल ने रूप की धूप पुस्तक लिखी। लिपिमाला आपके गौरीशंकर हीराचंद ओझा साहब ने लिखी। ठीक है, ये दोनों चीजें बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ये याद होनी चाहिए आपको। आगे का सवाल अगर करते हैं हम, अगले सवाल पे आ जाओ, 18 अप्रैल 2024 को विश्व धरोहर दिवस के अवसर पर जयपुर वैक्स म्यूजियम में किसकी प्रतिमा, भाई आप सबको पता विराट कोहली की प्रतिमा। ठीक है, विराट कोहली की प्रतिमा, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि ये करंट का था उस समय। ठीक है, और उस समय क्या है, 2025 का पेपर है, ये भी हुआ है, और 10वीं लेवल के ये जो चतुर्श्रेणी कर्मचारी का और राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने बनाया वही सिलेबस है, तो इसलिए रट लेना इनको। ठीक है, इसके आसपास का बता रहा हूँ, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना के तहत राजस्थान में निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय राजमार्ग को जयपुर से अजमेर तक 6 लेन में परिवर्तन कर दिया गया, जयपुर से अजमेर तक को 6 लेन में परिवर्तन कर दिया, कौन सी परियोजना के तहत किया, ये भी पूछ सकता है बाय चांस, तो स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना, तो कौन से वाले को किया भाई, राष्ट्रीय राजमार्ग 8 को, राष्ट्रीय राजमार्ग 8 को। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, बच्चों का सवाल, 5 जून, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून, कंफ्यूज होकर 6 मत कर देना, 5 जून है। ठीक है, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। अगला देख, अगला सवाल आप देखें भाई, दूसरा पेपर,
पहला पेपर हमने कर लिया, ठीक है। जेल प्रेरी का पेपर किया हमने, क्योंकि वो 10th लेवल का है, राजस्थान कर्मचारी बोर्ड का है, ठीक है। और सेम सिलेबस है, जो इम्पोर्टेंट है वही किया हमने, ठीक है। जेल प्रेरी कर लिया पहला पेपर, ठीक है। उसका कोड क्या था, DG06 वाला हमने पेपर किया, ठीक है। अब हम कर रहे हैं AX11 वाला पेपर। तो DG06 वाला थोड़ा सिंपल पेपर था, ये थोड़ा टफ पेपर है। तो देख लो भाई, 10वीं लेवल पे दो अलग अलग शिफ्ट में किया गया पेपर आपके जेल प्रेरी का, उसमें इतना डिफरेंस कर दिया। तो आपके टफ आया तो ये वाला लेवल का भी आ सकता है, और इनमें से जरूर सवाल आएगा मेरी वीडियो से, आप देख लेना, ठीक है। ये दो पेपर करा दिए हैं इस वीडियो के अंदर, और अगली वीडियो के अंदर अपन 6 पेपर जो आपके पशु परिचर के अंदर जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, केवल सवाल वही करेंगे, फालतू के नहीं करेंगे, ठीक है। वो भी कर लेंगे अगर आप कमेंट करेंगे तो। आगे देखो सवाल, देखो राजस्थान में कैल्साइट का भंडार किस स्थान पर पाया जाता है, इंपॉर्टेंट सवाल। कैल्साइट भाई, कैल्साइट, ये देखें भाई, कैल्साइट के बारे में ये चित्र भी दिया है इसमें मैंने, ठीक है। तो कैल्साइट के बारे में देखें तो भाई कहाँ पे है, सिरोही के अंदर। निम्न में से सबसे उपयुक्त, आजकल साले ये क्या, इनको नया सवाल बन नहीं रहा है कि भाई कैल्साइट का भंडार किस स्थान पर सबसे ज्यादा पाया जाता है, इन सबको पता ही भाई, ये देंगे तो ऑप्शन में सिक्कर देना पड़ेगा, क्योंकि सिक्कर में ही कैल्साइट जो है सबसे ज्यादा पाई जाती है। तो इन्होंने सिक्कर ऑप्शन में दिया ही नहीं, तो इन्होंने क्या लिखा, निम्न में से सबसे उपयुक्त विकल्प चुने जो सबसे ज्यादा। तो दूसरे नंबर पे है सिरोही के अंदर, ठीक है। कैल्साइट सबसे ज्यादा कहाँ पे, तो आपके कहाँ पे भाई, तो आप सबको पता होना चाहिए, पहले नंबर पे तो सिक्कर में, ठीक है। कैल्साइट सिक्कर के अंदर, दूसरे पे सिरोही में, ठीक है। ये दोनों याद होने चाहिए आपको, तभी आप इसका सवाल का जवाब कर पाएंगे। तो इस तरीके से सवाल बना दिए जाते हैं आजकल। इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना के लाभार्थी हैं, तो कौन है भाई लाभार्थी, तो इसके लाभार्थी हैं आपके राजस्थान का शहरी क्षेत्रों में स्ट्रीट वेंडर। कौन है, स्ट्रीट वेंडर, ठीक है। शहरी क्षेत्र वाले स्ट्रीट वेंडर। अगला देखें भाई, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि ये आर्थिक समीक्षा 2023-24 की है, के अनुसार दूसरे अग्रिम अनुमानों के तहत फिर भी सवाल देखना जरूरी है। वर्ष 2023-24 के वर्तमान मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय अनुमानित है, तो कितनी आय अनुमानित है भाई, 1,67,000, ठीक है। 67,964, ठीक है, ये याद रख लेना। भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति, और ये याद ना हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। भारत के प्रधानमंत्री नियुक्ति कौन करता है भाई, भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, आप सबको पता है भाई, राष्ट्रपति करेगा, और कौन करेगा यार, सबसे बड़ा बंदा ही राष्ट्रपति है। भारत के राष्ट्रपति को पद ग्रहण करने से पहले पद की शपथ कौन दिलाता है भाई, पहले पद की शपथ कौन दिलाएगा, तो भाई भारत के मुख्य न्यायाधीश जो होंगे वो भाई राष्ट्रपति को पद ग्रहण करने की शपथ दिलाएंगे भाई। राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है, राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है भाई, राज्यपाल में। सबसे ज्यादा पावर राज्यपाल के पास होती है भाई, राज्य के अंदर मुख्यमंत्री से ज्यादा, ठीक है। मुख्यमंत्री कोई गड़बड़ करेगा तो राज्यपाल ध्यान रखता है, ठीक है। राज्यपाल के रूप में नियुक्ति के लिए निम्नलिखित में से, इसमें सवाल बनेंगे आपके एग्जाम के अंदर, फोर्थ ग्रेड में देख लेना। राज्यपाल के रूप में नियुक्ति के लिए निम्नलिखित में से कौन सी आवश्यकता योग्यता शर्त नहीं है भाई, इनमें से 4 ऑप्शन में 3 शर्तें हैं और एक गलत दी हुई है, तो इसमें से कौन सी गलत है वो देखनी है हमें। तो सबसे पहले देखें, वो भारत का नागरिक होना चाहिए, बिल्कुल। राज्यपाल बना रहे तो भारत का नागरिक तो होना ही चाहिए, प्रधानमंत्री है तो भी भारत का नागरिक, साले एग्जाम देने के लिए भी आपको भारत का नागरिक होना चाहिए, आपको तो पता ही है, ठीक है। वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, बिल्कुल। राज्यपाल तभी बनेगा जब वो 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, 35 साल से कम का बंदा राज्यपाल नहीं बन सकता। वह संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सही जवाब है, वो किसी भी संसद के सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए। वह उस राज्य का निवासी होना चाहिए जहां उसकी नियुक्ति की जा रही है, बिल्कुल गलत। वो दूसरे राज्य का निवासी भी हो सकता है और उसकी अलग राज्य में नियुक्ति भी की जा सकती है, तो ये ऑप्शन गलत है, बाकी तीनों क्राइटेरिया सही है। अगला सवाल देखें भाई, अगला इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल आ रहा है भाई, राजस्थान के प्रथम जो मुख्य सचिव है वो कौन है भाई, राजस्थान के प्रथम मुख्य सचिव, भाई प्रथम मुख्य सचिव राधा कृष्ण आ गए भाई, जो राधा कृष्ण आ गए तो प्रथम यही है हमारे सचिव, ठीक है। श्री के राधा कृष्ण, श्री के राधा कृष्ण प्रथम सचिव हैं, ठीक है। और देखो आप, इसमें इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको बता देता हूँ। ये तो हमने प्रथम सचिव देखा, अब हम बात कर लेते हैं कि भाई ये तो क्या था कि स्वतंत्रता के बाद के हैं, ठीक है। और स्वतंत्रता से जो पहले थे, स्वतंत्रता नहीं हुई उससे पहले कौन थे भाई मुख्य सचिव, तो वी के मेनन, ठीक है। स्वतंत्रता से पहले वी के मेनन साहब मुख्य सचिव थे, और स्वतंत्रता के बाद पहले श्री के राधा कृष्ण थे, ठीक है। महिला का भी याद रखना भाई, महिलाओं का भी पूछ लिया जाता है बहुत बार, तो महिलाओं का याद रखें। तो पहली महिला मुख्य सचिव कौन है, तो भाई इसका नाम है कुशल सिंह। कौन है, कुशल सिंह, ये महिला का नाम है भाई, ठीक है, कुशल सिंह पहली महिला है। आपको ऑप्शन में दे सकता है भाई, गड़बड़ आप
बच्चे गड़बड़ कर सकते हैं। दूसरी है उषा उषा शर्मा, ठीक है, मुख्य सचिव दूसरी उषा शर्मा है, पहली कुशल सिंह है, और आपके पहले मुख्य सचिव कौन है, श्री के राधा कृष्ण है, और स्वतंत्रता से पहले पूछ ले तो वीके मेनन, ठीक है। ये सारी चीजें बहुत जरूरी है, इनको रट लेना भाई। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही व्यक्ति को राज्यपाल के रूप में नियुक्त करने की सुविधा प्रदान करी भाई? तो भाई कौन सा, तो 7वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 7वां नंबर का जो हुआ था, उसमें 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही व्यक्ति राज्यपाल हो सकता है, वो 7वां है, ठीक है, 7वां। तो इसमें 7वां याद रखना। अगला देखो आप, नीचे दो कथन दिए गए, राज्यपाल केवल उन्हीं व्यक्ति को मंत्री नियुक्त करता है जिनकी सिफारिश मुख्यमंत्री द्वारा की जाती है। तो क्या ये कथन सही है? बिल्कुल यार, ये कथन सही है। राज्यपाल केवल उन्हीं व्यक्ति को मंत्री नियुक्त कर सकता है जिनकी सिफारिश मुख्यमंत्री द्वारा की गई, ठीक है। मुख्यमंत्री मंत्रियों के बीच विभागों को आवंटन, ठीक है, आवंटन और फेरबदल करते हैं। बिल्कुल, मुख्यमंत्री तो इधर उधर कुर्सियां दरकाते हैं मंत्रियों की। तो ये दोनों ही कथन सही है, तो इसमें पहला और दूसरा दोनों सही है, ठीक है। अगला सवाल देखें आप, राजस्थान विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष सभापति कौन है? इधर उधर के मॉक टेस्ट वगैरह मत लगाओ, मेरी जो ये वीडियो है ये इनको 2-4 बार देख लो, मजा आ जाएगा तुम्हारे एग्जाम के अंदर। जब सवाल आएंगे ना, खुद आओगे कमेंट करोगे। राजस्थान विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष सभापति कौन है? प्रथम अध्यक्ष सभापति कौन है भाई? नरोत्तर लाल जोशी। राजस्थान विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष या सभापति कौन है? तो नरोत्तर लाल जोशी। याद रखें, विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष या सभापति नरोत्तर लाल जोशी हैं, नरोत्तर लाल जोशी हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा मानव पाचन तंत्र का अंग नहीं है? भाई सिंपल सवाल है यार, मानव पाचन तंत्र का अंग नहीं है भाई। ग्रसनी होती कि नहीं होती? बिल्कुल ग्रसनी होती है यार। ग्रास नली होती कि नहीं होती? ग्रास नली भी होती है, आप सबको पता है। मलाशय तो हो गई यार, ठीक है। श्वास नली का क्या काम है भाई? सांस का अपने खाने में क्या काम है? खाने में चले जाएगा भाई, बोलते खाते हुए बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि आपकी सांस वाली नली में चला जाएगा। दोनों जुड़ी होती है ना यार, ठीक है, ऐसे कनेक्टेड होती है यहाँ से, तो इधर चला जाएगा सांस लोगे तो, ठीक है, इसलिए बोलना नहीं चाहिए। तो श्वास नली आपके खाने का कोई रिलेटेड नहीं है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक संक्रामक रोग नहीं है? संक्रामक रोग नहीं है भाई। इसके लिए मैं एक ट्रिक बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो संक्रामक रोग नहीं है। आपको बता दें भाई संक्रामक रोग क्या होते हैं, तो पहले वो भी पढ़ लें हम। संक्रामक रोग, रोग जो किसी ना किसी रोग जनित कारकों, रोगाणुओं जैसे प्रोटोजोआ हो गया, कवक हो गया, जीवाणु हो गया, वायरस, ठीक है, इत्यादि के कारण होते हैं। वो सब क्या होते हैं? संक्रामक रोग, मतलब संक्रामक लग गया, ठीक है। संक्रामक रोगों में एक शरीर से अन्य शरीर में फैलने की क्षमता होती है। कोरोना वायरस, कोविड-19, मलेरिया, टाइफाइड, चेचक, एल, ठीक है, इन्फ्लुएंजा इत्यादि संक्रामक रोगों के उदाहरण है। तो देखें भाई, टाइफाइड बिल्कुल फैलता है यार, टाइफाइड तो फैलेगा ही फैलेगा। क्षय रोग भी फैलेगा, हैजा भी फैलेगा। कैंसर करते फैलता है? कैंसर तो फैलता ही नहीं भाई। तो ये सिंपल सा है कि कैंसिल कर दो इसको। परिभाषा भी पता होती तो कैंसर तो आप ऐसे ही कर देते कि भाई ये तो फैलता ही नहीं है, ऐसे टच करने से थोड़ी होता है कैंसर। यार क्या बात करो, अगर ऐसे होने लग गया तो खत्म हो जाएंगे लोग। भूमि की जैविक क्षमता का वितरण जो अंतन रेगिस्तान जैसी स्थिति पैदा कर सकता है, उसे कहा जाता है भाई, उसे क्या कहा जाएगा भाई? मरुस्थलीकरण कहा जाएगा। सिंपल सी बात है यार, ये तो बकवास सवाल है। ये प्राकृतिक पर्यावरण की भौतिक, रासायनिक और जैविक विशेषताओं में अवांछनीय परिवर्तन को समझाने के लिए निम्नलिखित में से किस शब्द का उपयोग किया जाता है भाई? किस शब्द का प्रयोग किया जाता है भाई? प्रदूषण का। प्रदूषण का सिंपल है भाई, इसको कॉम्प्लेक्स करके बताया जा रहा है, पर सिंपल होता है। देखो, प्राकृतिक पर्यावरण की भौतिक, रासायनिक और जैविक विशेषताओं में अवांछनीय परिवर्तन, अवांछनीय परिवर्तन को समझाने के लिए, अवांछनीय आते ही भाई आपको सिंपल समझ जाना चाहिए कि यार अवांछनीय की बात करेगा ना, तो मेरे को पता ही भाई प्रदूषण की बात करेगा, पोल्यूशन की बात करेगा, ठीक है। सिंपल सवाल है। और मेन चीज आप याद रखें कि भाई सिलेक्शन उसी बच्चे का होता है जो सिंपल सवाल जो होते हैं ना भाई, सिंपल जो सवाल होते हैं या इजी सवाल जो होते हैं उसमें गड़बड़ ना करे। अगर इजी सवाल में गड़बड़ कर दी तो आप वैसे बाहर हो, ठीक है। इजी सवाल में गड़बड़ नहीं करनी है, और मीडियम वाले सवाल आपको कर लेने हैं, ठीक है। मीडियम और इजी सवाल अगर आप कर लेंगे तो आपका वैसे सिलेक्शन हो जाता है। हार्ड सवाल छोड़ सकते हैं, आपको 100% नहीं लाना, आपको केवल कट ऑफ क्लियर करके आपको सिलेक्शन लेना है, नौकरी लेनी है, ठीक है। और फिर आप बड़े एग्जाम की तैयारी करें। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का नेतृत्व कौन करता है भाई? इनमें से निम्नलिखित में से कौन है भाई? या फिर बिजनेस भी कर सकते हैं बाद में, सरकारी नौकरी लग जाओगे 4th 4th ग्रेड की। मेरी वीडियोस देख लेना 10 बार, और सारे तुम्हारे एग्जाम में यहीं से सवाल बनने वाले। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का नेतृत्व कौन करता है भाई? तो कौन करेगा? मुख्यमंत्री करेगा, मुख्यमंत्री, ठीक है, मुख्यमंत्री करेगा। इस एक वीडियो से देख लेना, किसी ना किसी शिफ्ट में तुम्हें एग्जाम में सवाल देखने को मिलेगा। अपनी अपनी हर शिफ्ट में देखना कि कोई ना कोई सवाल जरूर आएगा। उस सुपर चक्रवात का नाम पहचाने जिसमें मई 2020 में पश्चिम बंगाल और उड़ीसा की अत्यधिक नुकसान पहुंचा है, ठीक है। तो वो कौन सा था भाई? 2020 के अंदर पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में अत्यधिक नुकसान पहुंचा है, सुपर चक्रवात का नाम बताइए भाई, वो कौन सा चक्रवात था? तो एम फान, ठीक है, एम फान।
कौन सा था, एम्फान। अगला देखो 1984 में गैस रासायनिक दुर्घटना से संबंधित राज्य है। भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 1984 में एक गैस कौन सा है, मध्य प्रदेश, एमपी। देखो इसके बारे में मैंने यहाँ पे लिख रखा है, भारत के मध्य प्रदेश के भोपाल शहर में 3 दिसंबर 1984 को, कितने को, 3 दिसंबर 1984 को भोपाल में, मध्य प्रदेश के, ठीक है, आपकी क्या हुआ, भयानक औद्योगिक दुर्घटना हुई। इसे भोपाल गैस कांड या फिर भोपाल गैस त्रासदी के नाम से जाना जाता है। भोपाल स्थित यूनिक कार्बोल्ट नामक कंपनी के कारखाने में एक जहरीली गैस का रिसाव हुआ। भाई एक जहरीली गैस बाहर निकल गई यूनिक कार्बोल्ट, ठीक है, कार्बोइड नामक कंपनी के अंदर, जिससे 8,000 से ज्यादा लोग की जान गई। कितने, 8,000 से ज्यादा। कितनी बड़ी त्रासदी हुई 1984 में गैस की वजह से। भाई गैस की वजह से सांस लेने से मर रहे हैं लोग, समझ रहे हो तुम, तो कितनी बड़ी चीज है ये, याद रखना भाई, मध्य प्रदेश से रिलेटेड है, ठीक है। भोपाल शहर 3 दिसंबर 1984, 8,000 लोग मारे गए। बहुत सारे लोग अनेक तरह के शारीरिक अपंगता से लेकर अंधेपन के भी शिकार हुए इसके अलावा, ठीक है। भोपाल गैस कांड मिथाइल आइसोसाइनेट, MIC, मिथाइल आइसोसाइनेट नामक जहरीली गैस का रिसाव हुआ। पूछ सकता है भाई कौन सी गैस, मिथाइल आइसोसाइनेट, ठीक है, तो सोसाइनेट, ठीक है, मिथाइल मिथाइल आइसोसाइनेट MIC नामक जो जहरीली गैस है वो उसका रिसाव हुआ था, जिसका उपयोग कीटनाशक बनाने के लिए किया जाता है। भाई इससे हमारे जो जानवर यानी इंसान नामक जानवर मर गए यार, कितनी बड़ी त्रासदी हुई है, समझ रहे हो आप। और कितने सारे जानवर मरे होंगे उनका डिटेल ही नहीं दिया इन्होंने, ठीक है। अगला सवाल देखें भाई, निम्नलिखित में से किस राज्य में एक क्षेत्र को अलग करके नया राज्य बनाने का अधिकार है। भाई निम्नलिखित में किस राज्य के एक क्षेत्र को अलग करके एक नया राज्य बनाने का अधिकार है, तो किसके पास है भाई, आप सबको पता है भाई, किसके पास होगा, संसद के पास ही होता है भाई। किसके पास है, पार्लियामेंट के पास। पार्लियामेंट ही जारी कर सकती है भाई, संसद वही कानून बना सकती है। तो किसी राज्य के एक क्षेत्र को अलग करके एक नया राज्य बनाने का अधिकार संसद के पास है। इंपॉर्टेंट सवाल, मूल भारतीय संविधान की प्रवाहमयी इटैलिक शैली में किसके द्वारा हस्तलिखित किया गया है, तो किसके द्वारा हस्तलिखित किया गया है, तो प्रेम बिहारी नारायण राय ज्यादा, ठीक है, प्रेम बिहारी नारायण राय ज्यादा द्वारा मूल भारतीय संविधान के प्रारंभ में ही इटैलिक शैली में हस्तांतरित किया गया, ठीक है। इटैलिक शैली में प्रेम बिहारी नारायण राय ज्यादा ने लिखा है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे भाई, सिंपल सवाल है यार, ये तो बच्चों वाले सवाल, राजेंद्र प्रसाद, आप सबको याद होना चाहिए। संविधान सभा की पहली सत्र बैठक आयोजित की गई, पहली सत्र बैठक कब आयोजित करी गई, तो 9 दिसंबर 1946। कब करी गई, 9 दिसंबर 1946, याद करना, पहली सत्र, ठीक है, 9 दिसंबर 1946 को करी गई। भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को संवैधानिक हॉल नई दिल्ली में हुई थी। कहाँ पे हुई थी, नई दिल्ली के अंदर हुई। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, याद रखना, सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के पहले अध्यक्ष थे। संविधान सभा के पहले अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है, सिन्हा साहब, याद रखना। अगला सवाल देखें, यदि कोई PIO अनजाने में छूट वाली जानकारी घोषित करता है तो क्या सद्भावना प्रावधान के तहत कार्यवाही लागू होगी। इसमें आपको विकल्प चुनना है भाई, PIO अगर, ठीक है, अनजाने में छूट वाली जानकारी घोषित करता है तो क्या होगा भाई, तो देखें, बिल्कुल हाँ, ये RTI अधिनियम या उसके तहत किसी नियम के तहत किसी भी अधिकारी की किसी भी कार्यवाही पर लागू होता है, ठीक है, तो बिल्कुल कार्यवाही होगी, है ना। आगे देखें आप, अरावली पर्वत श्रृंखला, इंपॉर्टेंट सवाल, अरावली पर्वत श्रृंखला निम्नलिखित में से किस भूभाग का हिस्सा है, तो कौन से भूभाग का हिस्सा है भाई, अरावली पर्वत श्रृंखला। आप सबको पता है भाई, अरावली पर्वत श्रृंखला गोंडवाना भूमि, ठीक है, गोंडवाना भूमि, अरावली पर्वत श्रृंखला गोंडवाना भूमि, याद रखना, गोंडवाना। देखो रीड के लेवल 2 के अंदर 23 जुलाई 2022 को सोशल साइंस का जो पेपर था उसके अंदर आपके सवाल है, राजस्थान में अरावली पर्वतमाला किस दिशा का विस्तृत है, ठीक है, कौन सी दिशा, तो अरावली पर्वतमाला कौन सी दिशा बताती है राजस्थान के अंदर, उत्तर पूर्व, कौन सी, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, उत्तर पूर्व से आपकी हो गई भाई दक्षिण पश्चिम, ठीक है, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, याद रखें, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की दिशा को दिखाता, ठीक है। ये सवाल बन सकता है आपके एग्जाम के अंदर। एक और देखें भाई सवाल, वर्तमान में अरावली पर्वत विद्यमान है, ठीक है, ये इसके अलग अलग ऑप्शन थे, ठीक है, जेई सिविल डिप्लोमा का 2016 के पेपर में आया था, विद्यमान है, ठीक है, तो वर्तमान में अरावली किस तरीके से, तो जो आपके अवशिष्ट हैं, अवशिष्ट अवशिष्ट पर्वतों के रूप में, किसमें है, अवशिष्ट पर्वतों के रूप में, ठीक है, अवशिष्ट पर्वतों के
रूप में, ठीक है, वर्तमान में कैसे विद्यमान है, अवशिष्ट पर्वतों के रूप में। और देखें भाई, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीजें है, अरावली पर्वतमाला के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है भाई। तो कौन सा कथन सत्य, देखो, इसका निर्माण कैम्ब्रियन युग में हुआ, बिल्कुल भी नहीं, कैम्ब्रियन युग में नहीं हुआ भाई। इसका निर्माण जो हुआ था आपके, वो कौन से युग में हुआ था भाई, तो वो आता आपके प्रोटेरोजोइक, प्रोटेरोजोइक, प्रोटेरोजोइक युग के अंदर इसका निर्माण हुआ भाई, अरावली पर्वतमाला का, ठीक है, पर्वत श्रृंखला का। तो प्रोटेरोजोइक युग, ठीक है, क्रेबिनेट युग नहीं है, तो ये गलत हो गया। दूसरा देखिए, वर्तमान में यह अवशिष्ट पर्वत के रूप में, बिल्कुल सही जवाब। अभी यहाँ पे देखा, देखो ये वाला कर लेते आप, तो ये 8 जनवरी जो आपकी ग्रेजुएशन का लेवल का पेपर था, ठीक है, वो भी आप निपटा देते उसका ये सवाल, ठीक है। ये मुख्य आग्नेय चट्टानों से निर्मित होता है, बिल्कुल भी नहीं, इसमें आग्नेय चट्टानों से नहीं होता है, ठीक है, आग्नेय चट्टानों से नहीं होता है। किससे होता है भाई, रूपांतरित चट्टानों से, ठीक है, रूपांतरित चट्टानों से, रूपांतरित चट्टानों से, ठीक है। अरावली पर्वतमाला का रूपांतरित चट्टान, रूपांतरित कौन सी होती है भाई, संगमरमर, संगमरमर, ठीक है, संगमरमर हो गया, नीस हो गया, ठीक है, और शीस्ट हो गया, तो ये आपकी रूपांतरित चट्टानें, इनसे इसका निर्माण होता है। और एक और याद रखें, अवसादी से भी होता है, ठीक है, अवसादी चट्टानों से भी इसका निर्माण होता है, अवसादी चट्टान से भी, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखने वाली चीजें हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं भाई ये जो मैं बता रहा हूँ। ये दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व दिशा में विस्तृत, बिल्कुल, ये भी अपन ने बात करी, ये भी आपका राइट है। तो इसमें कौन सा राइट है भाई, तो इसमें दूसरा और चौथा राइट है, और बाकी मैंने आपको बता ही दिया। यहाँ पे देखिए एक और, दक्षिण अरावली क्षेत्र, दक्षिण अरावली क्षेत्र, इसमें सिरोही, उदयपुर और राजसमंद शामिल है, ठीक है। इस क्षेत्र में गुरु शिखर है भाई, दक्षिण अरावली क्षेत्र में सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर 17-22 मीटर, ठीक है, 17-22 मीटर। सिरोही जिले के माउंट आबू क्षेत्र में स्थित है, जो राजस्थान की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, पूछ सकता है एग्जाम के अंदर, इसलिए रट लेना भाई। राजस्थान लेटेराइट मिट्टी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। लेटेराइट मिट्टी के बारे में भाई कौन सा कथन सही नहीं है, ये बताना है। तो देखें, पहला कथन क्या दिया हुआ है, इसका निर्माण क्रिस्टलीय एवं रूपांतरित चट्टानों से होता है। लेटेराइट मिट्टी बिल्कुल होता है, ठीक है, क्रिस्टलीय और रूपांतरित चट्टानों से होता है। दूसरा देखिए, इस मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरेट और हुमियस पर्याप्त मात्रा में होता है, बिल्कुल भी गलत, ये गलत है, ठीक है। जो आपके नाइट्रोजन, फास्फोरस और हुमियस है ना, ये कम मात्रा में मिलता है इसमें, लेटेराइट मिट्टी में कम मात्रा में होता है। तो ज्यादा किसमें होता है भाई, अधिकता किसकी होती है इसमें, लेटेराइट मिट्टी में आयरन की होती है। एक तो देखो, एक तो किसकी होती है, आयरन, जो आयरन है ना, आयरन ऑक्साइड की होती है भाई, आयरन ऑक्साइड हो गया, ये बहुत ज्यादा पाया जाता है इस लेटेराइट मिट्टी के अंदर। और एक और बात कर लो तो पोटाश की, ठीक है, पोटाश, ये दोनों याद रखना, इन दोनों की अधिकता होती है और इन तीनों की कमी होती है। तो दूसरा कथन तो वैसे ही गलत हो गया। आगे देखें, तो बस यही तो उत्तर देना था। तीसरा सही है, लोहे की उपस्थिति के कारण ये लाल दिखता है, लेटेराइट मिट्टी लाल दिखती है लोहे की उपस्थिति के कारण। ये मिट्टी डूंगरपुर, उदयपुर और मध्य तथा दक्षिणी भाग में पाई जाती है, बिल्कुल, ये उदयपुर, डूंगरपुर और उसके मध्य भाग में पाई जाती है, ठीक है। इसके बारे में एक दो बातें और कर लेते हैं यहाँ पे अपन। तो ये देखें, यहाँ पे मैंने इसलिए खाली आपके पेज भी रखा है, लेटेराइट भाई, लेटेराइट मिट्टी, ठीक है, लेटेराइट मिट्टी के बारे में बात कर रहे हैं अपन। तो लेटेराइट मिट्टी, इससे रिलेटेड आपको याद रखना है, ये जो है उच्च तापमान, उच्च तापमान भाई, उच्च तापमान, ठीक है, जो उच्च तापमान है ना, वहां पे उस क्षेत्र में विकसित होती है। और वर्षा भी कैसी होनी चाहिए, ऊंच होनी चाहिए, उच्च तापमान भी ऊंच होगा, वर्षा भी ऊंच होगी, ठीक है, उस क्षेत्र में विकसित होती है, ये आपको याद रखना, उच्च तापमान और उच्च वर्षा वाले क्षेत्र में विकसित होती है भाई। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में से किस पेड़ को थार का कल्पवृक्ष कहा जाता है भाई। थाल का कल्पवृक्ष, खेजड़ी, जो हमारा राज्य वृक्ष भी है, खेजड़ी क्या है हमारा भाई, राज्य वृक्ष, ठीक है, रोहिड़ा राज्य पुष्प है, ठीक है, खेजड़ी राज्य वृक्ष है, और इसी को क्या जाता है, थार का कल्पवृक्ष कहा जाता है। इंपॉर्टेंट, राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है भाई, राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर चोटी, गुरु शिखर, अभी बात करी थी 17-22, ठीक है, 17-22 मीटर, गुरु शिखर 17-22 मीटर सबसे ऊंची चोटी है भाई, ठीक है। अगला सवाल देखें, इंपॉर्टेंट सवाल है सारे। भारत की सबसे बड़ी स्थलबद्ध खारे पानी की झील राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सी है। खारे पानी की झील भाई, खारे पानी की झील के बारे में बात कर रहा है, सांबर, सांबर, खारे पानी की सबसे बड़ी स्थलबद्ध खारे पानी की झील कौन सी है, तो सांबर झील है भाई, ये रही आपकी सांबर झील, देखो भाई, ये अजमेर, नागौर और जयपुर, ठीक है, अजमेर, नागौर, जयपुर, सांबर झील,
इसका फोटो भी देख लिया आपने। अगला सवाल देखें सर। अगला सवाल आपको दिया गया है 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का कौन सा जिला सर्वाधिक साक्षरता वाला है। भाई कोटा सबसे ज्यादा साक्षर, सबसे ज्यादा पढ़ने के लिए बच्चे भी कहाँ जाते हैं, कोटा जाते हैं। सबसे ज्यादा साक्षर कौन है, तो कोटा है। ठीक है। और भाई राजस्थान की साक्षरता दर कितनी है, तो 66.1%। याद रखना, राजस्थान की साक्षरता दर 66.1 है। सबसे ज्यादा कोटा की साक्षरता दर। सबसे कम किसकी, तो जालोर की है। सबसे कम किसकी है भाई साक्षरता दर, तो जालोर की है। सबसे कम जालोर की है। ठीक है। मैं चाहूँ तो बहुत सारे फैक्ट एक साथ बता सकता हूँ, पर मैं सिर्फ तुम्हें उतना बता रहा हूँ जो इम्पोर्टेंट है। ठीक है। और जितना इससे रिलेटेड चलता है। बाकी मैं चाहूँ तो अभी आपको सारे फैक्ट बता दूं एक साथ ही। ठीक है। अगर आप चाहेंगे तो मैं मास्टर वीडियो और बना दूंगा। अभी देख लो, इतनी सारी लाइव क्लास अभी मैंने करी, उसके बाद मैं तुरंत ये आपके लिए इतनी शानदार कंटेंट दे रहा हूँ। ठीक है। तो देख लो, मेरा गला बैठ गया है, पर फिर भी हम पूरी जान और जुनून के साथ इसको निपटा देंगे। ठीक है। पूरी जान और जुनून लगा दो, क्योंकि ये मौका आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चतुर्श्रेणी कर्मचारी का आपकी सरकारी नौकरी निश्चित हो जाएगी अगर आप मेरी इन वीडियोस को देख लेते हो सही से 4-5 बार। तो किस परियोजना के तहत राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 को जयपुर अजमेर की 6 लाइन में उन्नत किया। देखो पिछले पेपर में आया था। ठीक है। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना, कौन सी योजना, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना। अगला सवाल देखें सर। अगला सवाल दिया है 2023-24 में इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत गारंटीकृत कार्य दिवसों की संख्या बढ़ा दी गई। तो कितने कार्य दिवसों की संख्या बढ़ाई गई भाई, तो 125 दिवस। ठीक है। 125 दिवस इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर फिर भी देख लेना। अगला सवाल देखें। निम्नलिखित में से कौन सी नस्ल जो है राजस्थान की कामधेनु कहलाती है। कामधेनु आया है तो राठी, कामधेनु राठी, कामधेनु राठी। ठीक है। कामधेनु राठी। जो काम के लोग होते हैं वो रूठ जाते हैं। ठीक है। राठी, कामधेनु राठी, याद रहेगा अब तुम्हें। अगला सवाल देखें। निम्नलिखित में से कौन सी महिला किसान के सशक्तिकरण के लिए राजस्थान में कृषि विभागों की पहल है। तो कौन सी है भाई, तो देखिए, महिला किसानों तक कृषि प्रौद्योगिकीकरण के प्रसार के लिए महिला किसानों के लिए प्रशिक्षण का प्रावधान करना, बिल्कुल सही है ये। ठीक है। कृषि शिक्षा प्राप्त करने वाली लड़कियों को प्रोत्साहन देना, ये भी सही है। महिला किसानों को कीमत पर बीज, मिट्टी, कीट का वितरण नहीं। ठीक है। ये गलत है। राजस्थान की प्रत्येक ग्राम पंचायत में सभी महिलाओं किसानों को टैक्स उपलब्ध कराना, ये भी दोनों गलत है। पहला और दूसरा कथन सही है। ठीक है। इसमें अगला सवाल देखें। अगला सवाल आपको दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख संस्थान है जो भारत में ग्रामीण विकास प्रशिक्षण प्रदान करता है और अनुसंधान करता है। तो भाई कौन सा है वो, तो राष्ट्रीय ग्रामीण विकास पंचायती राज्य संस्थान। ठीक है। ये है आपका अगला सवाल। अगला सवाल पे आ जाएं आप। अगला सवाल है अपना 59 नंबर का। ठीक है। तो ये रहा अपना अगला सवाल। आरटीआई अधिनियम 2005 में लागू होने के बाद सूचना की स्वतंत्रता अधिनियम 2002 की स्थिति क्या थी भाई, तो इसकी स्थिति यही थी कि इसको हटा दिया गया, बस इतना याद रख लेना। ठीक है। आरटीआई अधिनियम का कौन सा प्रावधान आवेदनों के हस्तांतरण के बारे में बताता है। भाई कौन सा बताता है भाई, धारा 6(3). ठीक है। धारा 6(3). कौन सा, धारा 6(3). सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 अधिनियम किया गया, तो कब किया गया भाई, अधिनियमित कब किया गया, 15 जून 2005 को। कब किया गया, 15 जून 2005 को। ठीक है। सूचना का अधिकार अधिनियम 15 जून को किया गया, याद रखना 15 जून 2005। ठीक है। 15 जून 2005, ये इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से किस लोक देवता को मुसलमान रामसा पीर के रूप में पूजते हैं। भाई इंपॉर्टेंट, रामसा पीर के रूप में पूजते हैं। कौन से हैं भाई, वो रामदेव जी है। रामसा पीर रामदेव जी। ठीक है। आगे देखें। आगे सवाल आपको, उस ख्याल का नाम बताइए जो समसामयिक समाचार, कविता, संगीत, गीत और नृत्य का सुंदर मिश्रण है। तो वो कौन सी ख्याल है भाई, जयपुरी ख्याल। ठीक है। कौन सी ख्याल है, ये रही जयपुरी ख्याल। ठीक है। इसका चित्र भी देख लो, जयपुरी ख्याल। ठीक है। ये क्या है, वो समसामयिक समाचार, कविता और संगीत, गीत, नृत्य का सुंदर मिश्रण है। उस प्रसिद्ध स्वांग कलाकार का नाम बताइए जिसने भारत उत्सव में राजस्थान का प्रतिनिधित्व किया। भारत उत्सव में प्रतिनिधित्व किया, कौन थे भाई, वो जानकी लाल भांड। देखो स्वांग कलाकार, उसका नाम बताना, तो स्वांग कलाकार जानकी लाल भांड। ठीक है। याद रखना। फड़ कलाकार श्रीलाल जोशी, यहाँ पे भी आ गया। देखो फड़ कलाकार श्रीलाल जोशी भिलवाड़ा से, भिलवाड़ा से। फड़ कलाकार श्रीलाल जोशी भिलवाड़ा से। निम्नलिखित से किसने 4 खंडों वाले इतिहास वंश भास्कर लिखा था। वंश भास्कर सूर्यमल मिश्रण ने लिखा। वंश भास्कर, याद रखना, सूर्यमल मिश्रण। 4 खंडों वाला वंश भास्कर सूर्यमल मिश्रण ने लिखा। ठीक है। अगला आपको दिया एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। ठीक है। एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान 1828। ठीक है, ईस्वी। तो कर्नल जेम्स टोड, भाई कर्नल जेम्स टोड ने। ठीक है। राजस्थान शब्द भी इन्होंने दिया था। सीकर के रेवासा गांव की तलहट्टी में कौन सा मंदिर है भाई,
सिक्कर के रेवासा गांव की तलहटी में कौन सा मंदिर है? तो वो है जीण माता का मंदिर। सिक्कर के रेवासा गांव की तलहटी में जीण माता का मंदिर है, याद रखना, जीण माता का मंदिर है, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है अपना 81 नंबर पे, तो सीधा 81 पे आ जाते हैं। ये सब बेकार है, ठीक है, इनको छोड़ दो। आगे देखें, भारत के किस स्टेडियम में महान क्रिकेट खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर की प्रतिमा है? तो वानखे स्टेडियम में, ठीक है, ये वाली प्रतिमा है भाई सचिन तेंदुलकर की, वानखे स्टेडियम में, ठीक है। और देखें, राइजिंग राजस्थान वैश्विक निवेश शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया? तो कहाँ आयोजित किया गया? जयपुर में किया गया भाई, देख लेना, ठीक है, थोड़ा सा। गगन शक्ति 2024 अभ्यास भारतीय वायुसेना द्वारा राजस्थान के किस स्थान पर आयोजित किया गया? तो पोखरण, ठीक है, पोखरण में, ठीक है, कहाँ पे? पोखरण में। निम्नलिखित में से कौन सा एकमात्र भारतीय कप्तान पुरुष या महिला जिसने 2005 और 2017 में इंपोर्टेंट भारत को 2 विश्व कप क्रिकेट फाइनल जिताया? भाई कौन थे भाई? तो महिला भी पूछा है, ठीक है, 2005 और 2017 टाइमलाइन दे दी, इसलिए इसमें क्या होगा? मिताली राज, ठीक है, कौन होगी? मिताली राज, ये रही भाई मिताली राज, ठीक है, मिताली राज। और इन्होंने क्या भाई, ये पहली ऐसी महिला है जिन्होंने 6000 रन बनाया भाई, 6000 रन, ठीक है, 6000 रन, कितने रन? 6000 बनाने वाली या 6000 रन को पार करने वाली पहली महिला है भाई ये मिताली राज, ठीक है, क्रिकेट के अंदर। ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। आगे देखें, लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए, लिंगानुपात बढ़ाने के लिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा कौन सी योजना शुरू करी गई? तो वो कौन सी योजना शुरू करी भाई? आप सबको पता है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ठीक है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। मोमबत्ती जलाने के दौरान, मोमबत्ती जलाने के दौरान क्या हो सकता है भाई? मैंने आपको बताया था कि भाई केवल भौतिक परिवर्तन होगा भाई, देखो मोमबत्ती कम तो होगी होगी, भौतिक परिवर्तन तो है ही है, और क्या होगा उसमें, जो आपके केमिकल्स भी निकलते हैं, तो भौतिक और रासायनिक दोनों परिवर्तन होता है भाई इसमें, मोमबत्ती में दोनों होता है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट सवाल था, देख लो इसमें भी आई गया। वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन प्राप्त करके ऋणायन बनाते हैं, इलेक्ट्रॉन प्राप्त करके ऋणायन बनाते हैं, भाई जो इलेक्ट्रॉन प्राप्त करेगा ना, देखा देता कौन है? जो बढ़िया इंसान होता है, पॉजिटिव इंसान, पॉजिटिविटी बांटता है, धातुएं पॉजिटिव है समझो, ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन देता है। ऋणायन कौन है भाई? प्राप्त कौन करेगा? अधातु, तो इसमें क्या हो जाएगा? अधातु, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एम्फो, ठीक है, एम्फोरेटिक ऑक्साइड का उदाहरण है? एम्फोटेरिक ऑक्साइड, एम्फोटेरिक ऑक्साइड भाई, एम्फोटेरिक ऑक्साइड, एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होती है भाई? देखो उभयधर्मी ऑक्साइड भी कहते हैं इसको, एम्फोटेरिक ऑक्साइड को उभयधर्मी ऑक्साइड भी कहते हैं। ये जटिल रासायनिक पदार्थ है जो ऑक्सीजन ऑक्साइड भी है, जो अम्ल या अम्लीय ऑक्साइड या क्षारक या क्षारीय ऑक्साइड के साथ रासायनिक अभिक्रिया के साथ लवण बनाता है, दोनों के साथ भाई। देखो अम्ल के साथ भी कर सकता है, अम्लीय ऑक्साइड के साथ भी कर सकता है, क्षार के साथ और क्षारीय ऑक्साइड के साथ भी करके लवण बनाएगा, ठीक है। और इसका उदाहरण क्या? जिंक ऑक्साइड, टिन ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड और बेरिलियम ऑक्साइड, ठीक है। देखो क्या क्या है, जिंक ऑक्साइड है इसका उदाहरण, और क्या है भाई? टिन ऑक्साइड, टिन का क्या कोड? SnO, ठीक है। लेड ऑक्साइड PbO, ठीक है। और क्या है? एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ठीक है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड हो गया। और देखो और क्या है? बेरिलियम ऑक्साइड, तो BeO, ये सब कोड भी याद रखना, तो इसमें Pb ऑक्साइड सही होगा, ठीक है। अगला सवाल देखें, अगला सवाल आपको दिया है, यदि किसी वस्तु की स्थिति अनंत पर हो तो उसका उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसा बनेगा भाई? अनंत पर वस्तु पड़ी हुई, देखो यहाँ पे मैंने ये भी लगाया आपके लिए इंपोर्टेंट। जब वस्तु को उत्तल दर्पण के अनंत पर रखा जाता है तो प्रतिबिंब फोकस पर, ठीक है, ये रहा फोकस, ठीक है, तो पीछे बनता है दर्पण के, बिल्कुल। देखो उत्तल दर्पण है ना, उसमें सारे ही पीछे बनते हैं, ठीक है, और पीछे तो आभासी होगा, ठीक है। प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी? सीधी, आभासी और अत्यधिक छोटा। कैसी होगी भाई? सीधी, आभासी और अत्यधिक छोटी होगी। सीधी होगी, आभासी होगी, अत्यधिक छोटी होगी। उत्तल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब हमेशा सीधा, आभासी और आकार में छोटा होता है। जब वस्तु को उत्तल दर्पण के अनंत और ध्रुव के बीच में रखा जाता है तो प्रतिबिंब का फोकस ध्रुव के बीच बनता है, ठीक है, ये भी याद रखना कि देखो अभी ये क्या सवाल है, यदि किसी वस्तु की स्थिति अनंत पर हो तो उसका दर्पण कैसा बनेगा? तो उसका बनेगा भाई फोकस पर दर्पण के पीछे, ठीक है। ये उत्तल में हमेशा दर्पण के पीछे बनेगा, ये तो याद रहना चाहिए, ठीक है। और अगर अनंत पर है तो फोकस पर बनेगा, ठीक है, फोकस पर बनेगा, सीधा, आभासी और अत्यधिक छोटा बनेगा। एक और इम्पोर्टेंट चीज है, जब वस्तु को उत्तल दर्पण के अनंत और ध्रुव के बीच रखा जाए, एक तो अनंत पर रख दिया और ध्रुवों के बीच में रख दिया, ठीक है, अनंत और ध्रुवों के बीच में रख दिया, तो उसमें कहाँ पे बनेगा? तो प्रतिबिंब फोकस जो है वो फोकस और ध्रुव के बीच में बनेगा, ठीक है, फोकस और ध्रुव के बीच में बनेगा। ये भी इंपॉर्टेंट चीज थी।
जो आपको पता होनी ही चाहिए। आगे देखें, वह लक्षण जो F1 पीढ़ी स्वयं को अभिव्यक्त नहीं करता है, क्या कहलाता है भाई? F1 पीढ़ी स्वयं को अभिव्यक्त नहीं करता है। तो देखो, अगर जो F1 पीढ़ी में अभिव्यक्त कर देगा वो प्रभावी लक्षण होगा, और जो नहीं करेगा तो नहीं पूछा तो अप्रभावी लक्षण। सिंपल बात है, इसमें क्या बड़ी बात। तो यहाँ पे अपना दोनों सवाल समाप्त होते हैं, क्योंकि अब आगे कुछ भी नहीं है। ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट थे अपन ने दोनों पेपर देख लिए, जेल पीढ़ी के DG06 भी देख लिया और AX11 वाला भी देख लिया, जिसमें अपने लिए जो इंपॉर्टेंट है वो सारे मटेरियल देख लिया। साइंस के क्वेश्चन कर लिए, ठीक है, राजस्थान जीके के क्वेश्चन कर लिए और पॉलिटी के क्वेश्चन कर लिए। ठीक है, पॉलिटी के क्वेश्चन कर लिए। तो ये इन दोनों पेपर से ये सारे क्वेश्चन अपन ने निपटा दिए, जो आपके एग्जाम में आपको जरूर देखने को मिलेगा। अगर आप चाहते हो कि ऐसे ही मैं 2-4 वीडियो और बना दूं जिससे आपके सारे पुराने सवाल कवर हो जाएं और उनसे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन और थोड़ा आइडिया भी लग जाए और याद हो जाए, आपको सबसे मेन चीज़ें याद हो जाए, तो आप कमेंट कर देना। इसका नेक्स्ट पार्ट भी मैं लेकर आ जाऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और जुनून और आग अपने अंदर लगाए रखें और इसकी तैयारी इतनी खतरनाक करें कि सरकारी नौकरी इस बार आपकी खुद के कदमों में हो।